एपिसोड 381 टू 390। विकास वृक्ष प्रेत और राक्षस दोनों की शक्ति का आधार था। हालांकि इसके प्रकट होने की प्रक्रिया और विकास के चरण अलग अलग थे। ग्रे स्टॉकर और प्लेग रीपर के मामले में ये स्पष्ट रूप से देखा गया था। वे अलग अलग स्तरों पर थे, लेकिन चूंकि ग्रे स्टॉकर अपने खतरे के स्तर के सबसे कमजोर सदस्यों में से एक थे, इसलिए उनके पास हथियार के रूप में केवल उनके नुकीले दांत और पंजे थे। इसके विपरीत प्लेग रीपर के पास न केवल अद्वितीय क्षमताएं और दुर्जय हथियार थे, बल्कि एक तीक्ष्ण बुद्धि और राजसी आभा भी थी। साथ ही उसके कौशल में डराने वाली गुणवत्ता भी थी। निश्चित रूप से ये हमेशा क्षमताओं की उपस्थिति और उनकी विविधता नहीं थी जो राक्षस की शक्ति को दर्शाती थी, नहीं इसके विपरीत इसके अपवाद भी थे और वे आमतौर पर डरावने थे। फिर भी ग्रे स्टॉकर्स को देखने वाला एक भी फैंटम उनकी असली ताकत को जाने बिना भी उन्हें खतरनाक नहीं मानेगा, क्योंकि उनके पास कोई दुर्जया आभा, कोई अनोखी क्षमता या कोई भयावह शारीरिक विशेषता नहीं थी। फैंटम की शक्ति का स्तर भी अलग अलग था, कुंजियों के आधार पर इसकी स्पष्ट परिभाषा थी। हालांकि प्रत्येक फैंटम में क्षमताएं थीं, K0 फैंटम और K3 फैंटम दोनों में उनकी ताकत और संख्या अलग अलग हो सकती थी, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां एक नए K1 फैंटम में केवल शारीरिक बल हो या वह तुरंत अपने स्तर का सबसे मजबूत बन जाए, जैसा कि तब होता अगर प्लेग रीपर मिडनाइट क्रिस्टल की ऊर्जा को अवशोषित करके विकसित होता। इसलिए यह मानना तर्कसंगत था कि एक जाति के रूप में हाइब्रिड्स के पास भी शक्ति का अपना अनूठा मार्ग था। ये फैंटम्स के समान ही हो सकता था, राक्षसों के मार्ग से पूरी तरह से भिन्न या बहुत समान हो सकता था, क्योंकि हाइब्रिड्स भी आंशिक रूप से राक्षस थे। इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उस समय गढ़ के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेसा अस्तित्व में एकमात्र हाइब्रिड थी, और जिसने उसे बनाया था मैग्नस जे, फिर उसके पास अपनी सफलता को दोहराने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक नया हाइब्रिड बनाने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक यह उसके लिए एक गौण लक्ष्य बन गया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैग्नस नेसा को मजबूत बनने में मदद करना चाहता था, उसे अपने रास्ते पर, हाइब्रिड के रास्ते पर विकसित होने में मदद करना चाहता था। दुर्भाग्य से भले ही मैग्नस पूरे गढ़ में सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक था, लेकिन वह ये नहीं जान सका कि नेसा के विकास के अगले चरण क्या थे। वह केवल ये सुनिश्चित कर सकता था कि वह अपनी वर्तमान शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग कर रही है। साम्राज्य के साथ कहानियां खोजें। इसलिए जब नेसा ने किसी जंगली जानवर की तरह पागल होना बंद कर दिया और वयस्कता में पहुंच गई, तो मैग्नस ने उसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया ताकि वह एक जानवर के बजाय एक योद्धा की तरह अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना सीख सके। शारीरिक शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खास तौर पर मानवरूपी शरीर के साथ। यही एक कारण था कि क्राउन टाइप इतने मजबूत थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर की क्षमताओं को सीमा तक नियंत्रित कर लिया था। परिणामस्वरूप नेसा आसानी से व्हाइट थरेट स्तर के राक्षसों और अधिकांश ग्रीन थरेट स्तर के राक्षसों को हराने में सक्षम थी। फिर जब वह मुश्किल, मौत के करीब की लड़ाइयों में मुश्किल से जीतती थी, तो उसके युद्ध अनुभव के बढ़ने के साथ उसकी मांसपेशियां मजबूत होती गईं और उसकी सहज प्रवृत्ति तेज होती गई। जब नेसा का शरीर अपने चरम पर पहुंच गया और केवल मांसपेशियों के कारण उसके और अधिक मजबूत होने की संभावना नहीं थी, तो वह नीले और बैंगनी खतरे स्तर के राक्षसों को हरा सकती थी, लेकिन उनमें से सबसे मजबूत उसके लिए बहुत अधिक था। मैग्नस ने सोचा कि आगे क्या करना है, लेकिन एडम और घटनाओं की एक यादृच्छिक श्रृंखला ने उसके लिए सारा काम कर दिया। मैग्नस बस ये देखना चाहता था कि नेसा स्नोफॉलोअर के खिलाफ क्या कर सकती है, लेकिन अंत में उसे आखिरकार ऊर्जा तक पहुंच मिल ही गई। लेकिन उसका लड़ाकू रूप एक क्षमता से ज्यादा एक अनुनाद की तरह था, जिसे फैंटम गंभीर परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा नेसा के पास सिर्फ अपने युद्ध रूप के दौरान ही ऊर्जा थी, और उस ऊर्जा का बहुत सीमित उपयोग था। उसकी ऊर्जा ने उसकी शारीरिक क्षमताओं को एक नई ऊंचाई तक बढ़ा दिया। इस स्तर पर नेसा पहले से ही सभी बैंगनी खतरे वाले राक्षसों से लड़ सकती थी, और यहां तक कि बिना किसी कठिनाई के हल्के पीले रंग के राक्षसों को भी हरा सकती थी। मैग्नस को उम्मीद थी कि जब नेसा मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित करेगी तो वह उसके विकास के अगले चरण को देख सकेगा, और उसकी उम्मीदें सच साबित हुईं। लंबे समय के बाद, सैकड़ों विभिन्न लड़ाइयों से गुजरने और बहुत अधिक मजबूत बनने के बाद, नेसा को अंततः उसका विकास वृक्ष मिल गया। आगे क्या हुआ? उसके विकास वृक्ष के ठीक मध्य में स्थित वह अंबर रंग का तारा क्या था? नहीं, क्या यह उसका दांत है? नेसा ने अविश्वास में बड़बड़ाते हुए एडम के दांत को देखा, जो कुछ सेकंड पहले उसकी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ा हुआ था। नेसा सिहर उठी। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि विकास वृक्ष का केंद्र आरंभिक जीन होना चाहिए था, लेकिन केवल प्रेत के लिए यह इस तरह से काम करता था। राक्षस अलग थे, उनके पास भी एक विकास वृक्ष था, लेकिन फैंटम के विपरीत उन्होंने किसी से जीन नहीं लिया, उनकी शक्ति दूसरे सिद्धांत से आई थी। इसलिए नेसा ने असमंजस में देखा कि एम्बर तारा उसके विकास वृक्ष का हिस्सा बन गया। एडम का दांत एक भौतिक वस्तु नहीं रहा, बल्कि अब वह नेसा के पास मौजूद ऊर्जा का एक बूंद बन गया।
स्थिति असामान्य थी, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए था। वह एक हाइब्रिड थी और कोई भी, जिसमें वह भी शामिल थी, नहीं जानता था कि सत्ता के रास्ते पर उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। कांपना, कांपना, कांपना। विकास वृक्ष तब कांप उठा जब एम्बर तारा अंततः एक कोर बन गया, मानो प्रारंभिक जीन के व्यवहार की नकल कर रहा हो, हालांकि ऐसा नहीं था। आपका उत्प्रेरक आपके विकास वृक्ष का हिस्सा बन गया है। उत्प्रेरक निराशा का नुकीला दांत। नेसा का मन एक अजीब यांत्रिक ध्वनि से भर गया। नहीं, यह एक आवाज की तरह थी, लेकिन विशेषताओं, स्वर और भावना से रहित। ये बहुत अलग लग रही थी। ये नेसा के लिए कुछ नया था, कुछ ऐसा जिसने उसके भीतर खुशी और उत्साह की अविस्मरणीय अनुभूति पैदा की, साथ ही उस मोहक अज्ञात के डर की एक टीस भी। लेकिन अगर किसी प्रेत ने वह आवाज सुनी तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। नए फैंटम्स ने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन देर सवेर उन्हें सरल सत्य का एहसास हो गया। वह आवाज किसी अन्य आयाम से आई कोई देवता या सत्ता नहीं थी। वह विकास वृक्ष की इच्छा थी, जो प्रेत की प्रगति के लिए केवल विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षणों पर ही प्रकट होती थी। इसकी इच्छा ने फैंटम्स को बताया कि उन्हें अधिक शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना होगा। यही कारण था कि फैंटम्स को ठीक ठीक पता था कि प्रथम कुंजी बनाने के लिए क्या आवश्यक था। हा, ये वास्तव में हो रहा है, नेसा ने चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। नेसा ने सिर्फ पहले 2 संदेश ही नहीं सुने, इसके बाद के संदेश भी उसके मन में दिव्य फुसफुसाहट की तरह भरते रहे और उसकी नई शक्तियों के रहस्यों को उजागर करते रहे। एक अज्ञात अवधि के बाद नेसा हल्की सी मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में सो गई। वह पहले कभी बेहतर महसूस नहीं कर रही थी और अब वह दुनिया को अपनी नई क्षमताएं दिखाने से पहले आराम करना चाहती थी। ... कदम, कदम, कदम। ओसाना मिडनाइट क्रिस्टल के पीछे से बाहर आए और एडम और नेसा को गौर से देखती रही जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। क्या तुम दोनों ठीक हो? मैंने तुम दोनों को किसी बात पर बहस करते हुए सुना है। ओसाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एडम ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, सब ठीक है। लगता है वह हमसे ज्यादा थक गई थी और सो गई, हालांकि उसके घावों को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है। ओसाना ने उस पर संदेह भरी नजर डाली। मुझे आशा है कि उसके पास मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा को अवशोषित करने का समय था। एडम ने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाया। जरूर, उसने अभी अभी ऐसा किया। अच्छा, ओसाना ने सिर हिलाया। जाने से पहले उसने उस पर एक सरसरी नजर डाली। लगता है अब आपकी बारी है ना? एडम की आंखें गहरी हो गईं। ठीक है, अंततः चाबी के लिए आखिरी टुकड़ा लेने का समय आ गया है। एडम ने गला साफ किया। ये कहना मुश्किल था कि जब नेसा जागेगी तो वह कितनी अधिक शक्तिशाली होगी, लेकिन ईमानदारी से कहें तो एडम को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह ठीक है और किसी को ये पता न चले कि नेसा कोई प्रेत नहीं है, इसलिए अब इनाम में से अपना हिस्सा पाने की बारी उसकी थी। खैर, मेरा दांत खोना शर्म की बात है, लेकिन कम से कम मेरे पास एक बहाना होगा जब तुम जागोगे तो मुझे सब कुछ बताने के लिए। एडम ने अपने मुंह के कोने से बहते खून को पोंछते हुए मुस्कुराया। एडम ने कहा। ओसाना की पंखुड़ियों का प्रभाव मजबूत नहीं था, लेकिन मूर्त था। फिर एडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी दृष्टि में पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ रिवॉल्व को बुलाया। सामान्यतः इस समय फैंटम्स को बहुत उत्साह महसूस होता है। एडम भी इसका अपवाद नहीं था, लेकिन उसकी मुख्य भावना जिज्ञासा थी, क्योंकि यह सब अप्रत्याशित रूप से हुआ था। वह कैटरिन को नया इनिशियल जीन दिलाने में मदद करने के तुरंत बाद मिडनाइट क्रिस्टल की तलाश में निकलने वाला था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। हाँ, एक तरह से यह अच्छी बात है। मैं इस पल को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। मैं पहले ही केक पर जितना रुकना चाहिए था उससे ज्यादा रुक चुका हूँ। एडम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कांपना, कांपना, कांपना। मिडनाइट क्रिस्टल ने जोरदार ढंग से कांपते हुए एडम्स रिवॉल्व के लिए ऊर्जा जारी की। एडम ने उत्सुकता से उस ऊर्जा प्रवाह को देखा जो उसकी हथेली की ओर बढ़ रहा था। उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यह प्रवाह कैटरिन की तुलना में थोड़ा घना और बड़ा था। जल्द ही ऊर्जा के अंतिम कण बर्फ सफेद भंवर में गायब हो गए। फिर एडम की आंखें चमक उठीं और उसका मन आंतरिक अंतरिक्ष में डूब गया। अंधेरे से एक विशाल बर्फ सफेद किताब निकली जिसमें एडम के सभी जीन सुरक्षित थे, जिस पर उसने लंबे समय से ध्यान नहीं दिया था। यह उसकी तिजोरी थी। K1 फैंटम के लिए पर्पल थरेट लेवल जीन मूल्यवान थे, लेकिन एडम के पास पहले से ही उनमें से बहुत सारे थे। मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा वॉल्ट की ओर बढ़ी, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। वॉल्ट थोड़ा कांप उठा, मानो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि अगर ऊर्जा इवोल्यूशन ट्री की ओर नहीं जा रही थी तो वह यहाँ क्यों थी। बहुत समय नहीं बीता था कि सब कुछ ठीक हो गया। हुश! तिजोरी का हिलना बंद हो गया और ऊर्जा बवंडर की तरह गतिशील हो गई तथा शीघ्र ही आकार लेने लगी। जल्द ही एडम ने अंधेरे में मिडनाइट क्रिस्टल को मंडराते हुए देखा, सिवाय इसके कि वह एक छोटी प्रति थी। आपको मिडनाइट क्रिस्टल प्राप्त हुआ है।
एडम के सिर में एक शांत आवाज़ गूंजी जो उसे ये भी बता रही थी कि गेट 2 तक उसकी यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है। प्रथम कुंजी बनाने के लिए 3 मुख्य घटकों की आवश्यकता थी। 1 10,000 तटस्थ जीन आकार के लिए। 2 10 प्रथम दुर्लभ स्तर की कलाकृतियां कुंजी के लिए। आपकी यात्रा साम्राज्य के साथ जारी है। 3 मिडनाइट क्रिस्टल मोशन के लिए। अब एडम के पास वह सब कुछ था जिसकी उसे ज़रूरत थी, लेकिन एक समस्या थी, वह भी चाबी नहीं बना सकता था क्योंकि जीन और मिडनाइट क्रिस्टल के विपरीत उसकी कलाकृतियां पूरी तरह से अलग जगह पर थी। गढ़ में एडम ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि कोई जल्दी नहीं थी, और अपनी आंखें बंद कर लीं और वास्तविक दुनिया में लौट आया। मिडनाइट क्रिस्टल को एक बार फिर देखने पर उसने पाया कि उसकी चमक कमजोर और मंद हो गई थी, उसका निर्दोष बर्फ सफ़ेद रंग बदलकर हल्का भूरा हो गया था। मध्यरात्रि क्रिस्टल में बहुत अधिक ऊर्जा थी, लेकिन इसकी मात्रा अनंत नहीं थी। नेसा को अपनी बाहों में उठाकर कैटरिन और ओसाना के पास जाते हुए एडम ने पूछा, अब क्या? हम मिडनाइट क्रिस्टल के साथ क्या करेंगे? हम इसे यहीं नहीं छोड़ सकते, है न? कोई राक्षस आएगा और इसकी ऊर्जा अपने लिए ले जाएगा। एडम ने नेसा को धीरे से जमीन पर लिटाया, ध्यान रखते हुए कि उसके खुले घावों को चोट न पहुंचे। ओसाना थोड़ा मुस्कुराए और आगे बढ़ी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिडनाइट क्रिस्टल एक शानदार वस्तु है, लेकिन ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एडम ने हैरानी से अपना सिर झुकाते हुए पूछा। हालांकि ओसाना के बजाय ये सिल्वाना थी जिसने उसे जवाब दिया। एक कारण है कि फैंटम मिडनाइट क्रिस्टल को डेडलैंड्स से सिटाडेल तक नहीं ले जा सकते। मिडनाइट क्रिस्टल अपनी ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रख सकता है, लेकिन केवल तब तक जब तक कोई व्यक्ति या कोई चीज़ उसे परेशान न करे, सिल्वाना ने शांत स्वर में कहा। उसने जारी रखा, आपने पहले ही ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है, इसलिए जल्द ही कुछ ही मिनटों में मिडनाइट क्रिस्टल ढह जाएगा और इसकी ऊर्जा डेडलैंड्स में फैलते हुए जमीन में समा जाएगी। अगर मिडनाइट क्रिस्टल को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है या उसे हिलाया जाता है तो वही होगा। एडम की निगाहें गहरी हो गईं और उसने सिर हिलाया। मैं समझ गया, तो आप मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसे युद्ध के मैदान में गिराया जाए। खैर, यह उचित लगता है लेकिन खतरनाक है। मौन, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस इस संक्षिप्त क्षण का आनंद ले रहे थे। डेडलैंड्स फैंटम्स का घर नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इस जगह के साथ उनकी महत्वपूर्ण यादें नहीं हो सकती थीं। ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट, प्राइम थंडर डेमन, एसेंट स्कारलेट पायरोमेंसा, स्पेटियल एनोमली, येलो थरेड मॉन्स्टर्स, फॉलन क्रिप्ट, फ्यूम कैथेड्रल, प्लेग रीपर और मिडनाइट क्रिस्टल, ये सभी घटनाएं उनके मन में उनके प्रेत पथ के अभिन्न अंग के रूप में सदैव अंकित रहेंगी। कदम कदम कदम, एडम धीरे धीरे मिडनाइट क्रिस्टल से विपरीत दिशा में आगे बढ़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? कैटरीन अचानक पलटी और उसे हैरानी से देखने लगी। नायक और 2 पीड़ितों को लेने के लिए। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद उन्हें गढ़ में वापस लौटना होगा, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारों के लिए, और यहाँ सड़ने से कहीं बेहतर है, एडम ने ठंडे स्वर में कहा, फ्यूम कैथेड्रल की ओर बढ़ते हुए। ओसाना और कैटरिन ने नज़र घुमाई, लेकिन वे उसका पीछा नहीं कर पाईं। उन्हें यकीन था कि एडम जानता था कि वह क्या कर रहा है। उनका एक और काम था, अपने दिल को शांत रखते हुए नेसा पर नज़र रखना। जल्द ही एडम शांतिपूर्वक उस भयावह इमारत के प्रांगण में प्रवेश करते हुए फ्यूम कैथेड्रल पहुंच गया। मध्यरात्रि क्रिस्टल अपने साथ काफ़ी विनाश लेकर आया, लेकिन फ्यूम प्रतिमाएं और फ्यूम सिंहासन अन्य चीज़ों की तरह बरकरार रहे। फ्यूम कैथेड्रल एक विशाल संरचना थी और अकेले मिडनाइट क्रिस्टल इसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फ्यूम स्टैच्यूज ने एडम की ओर देखा लेकिन उसे रोका नहीं। अंदर कदम रखते ही एडम ने मुख्य द्वार की ओर जाने से पहले चारों ओर नजर दौड़ाए। धुएं के कवच, काले कवच में शूरवीर अभी भी छाया में छिपे हुए थे। उन्होंने एडम को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, उस पर हमला करना तो दूर की बात है। उसे यहाँ रहने का पूरा अधिकार था, कम से कम जब तक वह नियमों का उल्लंघन नहीं करता। एडम एक विशेष शूरवीर के पास गया जिसका कवच सफ़ेद था, जिस पर जगह जगह लाल कपड़े के टुकड़े धाराओं की तरह बह रहे थे। ये फ्यूम जज था। फिर एडम ने लेरो की ओर देखा, जिसका चेहरा प्लेग रीपर के कोट के एक लंबे टुकड़े से छिपा हुआ था। एक गहरी सांस लेकर एडम लेरो को उठाने के लिए नीचे झुका। होश! कई फ्यूम आर्मर्स ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे आगे बढ़े और एडम की गर्दन पर अपनी तलवारें तान दीं। एडम चौंका नहीं, उसने बस फ्यूम जज को एक ऊब भरी नज़र से देखा। अरे, मुझे पता है कि तुम अपने नए स्वामी के आदेशों का पालन कर रहे हो, लेकिन प्लेग रीपर मर चुका है। चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें किसी के आने और फ्यूम सिंहासन पर फिर से कब्जा करने का इंतजार करना होगा। इसलिए मेरे रास्ते से दूर रहो, एडम ने शांति से कहा। फ्यूम आर्मर्स ने फ्यूम जज की ओर देखा। फ्यूम जज ने गिरजाघर की सीमा पर नज़र डाली और पाया कि एडम झूठ नहीं बोल रहा था। फिर फ्यूम जज ने अपना हाथ हिलाकर फ्यूम आर्मर्स को आदेश दिया,
नल। एडम ने लैरो को सावधानीपूर्वक उठाया और बाहर की ओर चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पीछे 2 फ्यूम आर्मर भी थे। उनमें से एक ने एर्ला को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, उसका सिर उसके पेट पर टिका हुआ था, और दूसरे ने ऑस्कर को अपनी पीठ पर उठा रखा था, जिसके सिर पर अभी भी एर्ला की स्नाइपर राइफल की नाल लगी हुई थी। अरे, ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मैं आज इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। एडम ने बुदबुदाते हुए देखा कि एक नीली चमक आसमान में तेजी से उनकी ओर आ रही है। एडम के फ्यूम कैथेड्रल से लौटने की प्रतीक्षा करते हुए कैटरीन मिडनाइट क्रिस्टल के पास खड़ी होकर चारों ओर देख रही थी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। मध्यरात्रि क्रिस्टल कई स्थानों पर टूट गया, जिससे ऊर्जा के थक्के निकले जो तेजी से जमीन की ओर बढ़े और उसमें विलीन होने की कोशिश करने लगे। कैटरीन इसे या विनाश प्रक्रिया को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल मिडनाइट क्रिस्टल को मलबे में टूटते हुए देख सकती थी। ऊर्जा की भयावह श्रृंखला से भरा विशाल क्रिस्टल लगातार टूटकर भूरे टुकड़ों में बदल गया। कुछ ही मिनटों के बाद मिडनाइट क्रिस्टल में केवल मुट्ठी भर धूल बची थी, जो किसी गिरे हुए योद्धा की राख जैसी थी। अरे, ओसाना। कैटरीन अचानक उसकी ओर मुड़ी, उसकी निगाहें विचारमग्न थीं। ओसाना ने सोच विचार कर भौहें उठाईं। कैटरीन ने धूल पर नजर डाली, जो हवा के प्रत्येक झोंके के साथ छोटी होती जा रही थी। तुम क्या सोचते हो, अगर अंतिम तारा वास्तव में अस्तित्व में था या है भी, तो ये कितना शानदार है। मेरा मतलब है, सिटाडेल का मानना है कि मिडनाइट क्रिस्टल अंतिम तारे के टुकड़े हैं और इतनी ऊर्जा रखने के लिए ये भी पर्याप्त है। कैटरीन कांप उठी। आखिरकार, यदि सिटाडेल की धारणाएं सही थीं, तो उनमें से प्रत्येक के पास किसी दिन उस चीज़ को देखने का एक छोटा सा मौका था जिसने उनकी दुनिया को बदल दिया, नहीं, पिछली दुनिया को मिटाकर एक नई दुनिया का निर्माण किया। ओसाना ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, वह बस सामने की ओर देखती रही, जलते हुए लपटों के खंभों को, जबकि हवा उसके बालों को झकझोर रही थी। मुझे नहीं लगता कि यह ऊर्जा के बारे में है। मिडनाइट क्रिस्टल कुछ प्राणियों के भाग्य को बदल सकता है, चाहे वे राक्षस हों या प्रेत, लेकिन लास्ट स्टार ने पूरी दुनिया को बदल दिया, यही उनके बीच का अंतर है। कैटरीन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वह ओसाना के शब्दों पर विचार करती रही। उसने रात के आसमान और काले बादलों की ओर देखा जो धीरे धीरे छंट रहे थे और अधिक से अधिक सितारों को चमकने दे रहे थे। एम्पायर से विशेष रोमांच का आनंद लें। बादलों के पैटर्न का अनुसरण करते हुए काली हवा ने कफन की तरह फ्यूम कैथेड्रल के चारों ओर विस्तृत स्थान को ढक लिया। प्लेग रीपर मर गया, लेकिन वह अपने तैयार किए जाल पर नियंत्रण नहीं रख पाया। बस वह समय आ गया जब काली हवा में लगभग कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि प्लेग रीपर ने गलती कर दी थी, क्योंकि ऐसा करके उसने खुद को खतरे में डाल दिया था। लेकिन यदि प्लेग रीपर अब तक जीवित होता, तो वह पहले ही इस जगह से बहुत दूर चला गया होता, क्योंकि उसने अपना विकास शुरू करने के लिए मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित कर ली होती। एडम, नेसा और कैटरीन ठंडी जमीन पर लेटे होंगे, और यह क्षेत्र गोल्डन लाइट स्क्वाड के साथ उनकी सामूहिक कब्र होगी। कदम कदम कदम। उनके पीछे पदचिह्न सुनाई दिए, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि ऐसा लग रहा था कि एक से अधिक व्यक्ति चल रहे हैं। कैटरीन और ओसाना ने एक ही समय में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन एडम का पीछा कर रहे 2 फ्यूम आर्मर्स को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसके अलावा उन्होंने ऑस्कर और एर्ला को उठाया, भले ही वे राक्षस थे, उनके दुश्मन। बिना कुछ कहे एडम ने लैरो को सो रही नेसा से कुछ ही दूरी पर जमीन पर लिटा दिया। धूम्र कवचों ने भी वैसा ही किया, उनके कवच चटकने लगे और उनके मुंह से काले धुएं की धाराएं निकलने लगीं, मानो वे अपने स्वामी के विरुद्ध लड़ने वाले योग्य योद्धाओं के प्रति दुख और सम्मान व्यक्त कर रहे हों। तभी फ्यूम आर्मर्स ने प्लेग रीपर की ओर देखा, जो कुछ मीटर की दूरी पर था। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, एडम उनके सामने खड़ा हो गया और उन्हें घूरने लगा। फ्यूम कैथेड्रल वापस जाओ, वह अब तुम्हारा स्वामी नहीं है और तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वह अब मेरा है, एडम ने दृढ़ता से कहा, जिससे नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रही। फ्यूम आर्मर्स ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। वे बस मुड़े और फ्यूम कैथेड्रल की ओर चल दिए। आखिरकार यह उनका घर था और प्लेग रीपर के लिए उन पर कोई और कर्ज नहीं था। एडम प्लेग रीपर के पास गया और जमीन से उसकी दरांती उठाए। फिर उसने दरांती को प्लेग रीपर के हाथ में थमा दिया, मूठ को कसकर पकड़ लिया और प्लेग रीपर को ऊपर उठा लिया। अरे, तुम्हें पता है कि मैंने उसे मार डाला है न? कैटरीन ने एडम को एक अजीब नज़र से देखा, उसका हाथ उसकी बगल में था। एडम ने उसकी ओर तीखी नज़र से देखा। आपने पहले ही प्लेग रीपर से सबसे मूल्यवान चीज़ ले ली है। क्या आपको हमारा समझौता याद नहीं है? कैटरीन उलझन में थी। आपको एक नया प्रारंभिक जीन मिलेगा और पैसे के अलावा मुझे राक्षस के सभी हिस्से रखने को मिलेंगे, मतलब राक्षस ही। एडम ने आत्मविश्वास से कहा। कैटरीन की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया, घबराहट में हिलने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। इस तरह की प्रतिक्रिया से वह स्पष्ट रूप से नाराज हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एडम सही था।
बेशक उनके मूल समझौते में स्कारलेट पायरोमैंसर शामिल था, लेकिन प्लेग रीपर कहीं अधिक मूल्यवान था, जैसा कि उसका प्रारंभिक जीन था। होश! उसी समय आसमान में एक नीली चमक दिखाई दी जो कुछ समय से उनकी ओर आ रही थी। ओसाना ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें जिज्ञासा से सिकुड़ गईं। एक लड़ाकू विमान उनकी मदद के लिए आया, जैसा कि वह हमेशा किसी खतरनाक मिशन को पूरा करने के बाद करता है। हालांकि ओसाना ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, यह एडम और कैटरीन के लिए भी नया था। XH-01 BH-01 की अपेक्षा SH-01 जैसा अधिक था, लेकिन अधिक भयावह दिखावट, अधिक इंजन तथा भिन्न संरचना के कारण यह अभी भी काफी भिन्न था। यह क्या बकवास है? कैटरीन ने प्रशंसा से एक कदम पीछे हटकर उस अनोखे योद्धा को देखा। उसे सबसे अधिक हैरानी इस बात से हुई कि लड़ाकू विमान के चारों ओर एक नीला अवरोध था, जो धूल के एक कण को भी उसके कवच से टकराने से रोक रहा था। यह मेरी रचना है, अज्ञानी लड़की। रेफेसा की आवाज ने उनमें से प्रत्येक के दिमाग को छेद दिया। जहाज पर चढ़ो, मैं तुम्हें गढ़ में वापस ले जाऊंगा। किस्मत का शुक्र है कि 2 स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया, अन्यथा तुम निश्चित रूप से मर जाते। कैटरीन चुप हो गई। वह रेफेसा से परिचित नहीं थी, लेकिन तथ्य यह है कि वह एक स्वतंत्र वैज्ञानिक थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव आसमान तक बढ़ गया। ओसाना ने गहरी सोच में डूबकर XH-01 की ओर देखा। ठीक है, जाहिर है कि यह लड़ाकू हमारी मदद कर रहा है, लेकिन उसके अलावा एक और स्वतंत्र वैज्ञानिक था जिसने हमारी मदद की। उसने क्या किया? ओसाना ने उत्तर खोजने की कोशिश करते हुए भौहें सिकुड़ीं। नल! एडम ने प्लेग रीपर को एक कंधे पर और नेसा को दूसरे कंधे पर डाल दिया और लड़ाकू की ओर भारी कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। ओसाना ने अपनी लाठी बेल्ट के नीचे रखने से पहले उसकी ओर देखा। मैं इन दोनों को ले जाऊंगी। ओसाना ने लेरो और एरला को उठाने से पहले गहरी सांस ली। उसने अचानक कैटरीन की ओर पीठ कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाने की जल्दी में थी, लेकिन ये केवल एक कारण था। टपक टपक टपक! ओसाना की थोड़ी से बूंदें बरसकर जमीन पर गिर रही थीं, लेकिन वे आंसू नहीं थे, वे खून थे। उसके कटे हुए होंठ से लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं, जबकि उसका चेहरा भयंकर क्रोध और दुख में विकृत हो रहा था। चाहे उसकी असली पहचान कुछ भी रही हो, वह बाकी लोगों की तरह एक इंसान थी, न कि एक आत्माविहीन राक्षस। वह गोल्डन लाइट स्क्वाड में काफी समय तक रही थी, जिससे उनमें से प्रत्येक के साथ उसका एक मजबूत रिश्ता बन गया था, इसलिए वे उसके दोस्त बनने में कामयाब रहे और अब उसे मजबूरन उनके शवों को अपने कंधों पर ढोना पड़ा। यह ऐसा कुछ था जो किसी भी प्रेत को नहीं सहना चाहिए, लेकिन ओसाना को ये करना ही था। वह मुश्किल से बच गई, लेकिन अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी, सांस ले रही थी और उसका दिल धड़क रहा था। वह अपनी टीम की अकेली सदस्य थी। कैटरीन ने ओसाना द्वारा छोड़े गए खून के निशान पर नजर डाली। अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम आखिरकार इंसान हो, बस मुझसे ज्यादा ठंडे खून वाले और होशियार हो। कैटरीन ने गहरी निगाह से फुसफुसाते हुए कहा। नीला अवरोध गायब हो गया, जिससे एडम और बाकी सभी लोग XH-01 में प्रवेश कर सके। इस लड़ाकू विमान में बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन ये देखते हुए कि उनके पास प्लेग रीपर के अलावा कोई बड़ा शिकार नहीं था, ये पर्याप्त से ज्यादा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैटरीन पायलट की सीट पर बैठ गई। उसे फाइटर विमान चलाना नहीं आता था, खास तौर पर XH-01, लेकिन वह सिर्फ सबसे अच्छी और एकमात्र सीट से नज़ारे का मजा लेना चाहती थी। ओसाना ने ये देखकर अपनी आंखें घुमाईं और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख लीं और उनके उड़ जाने का इंतजार करने लगी। हालांकि एडम ने उसने नेसा को एक तरफ रख दिया और प्लेग रीपर के बगल में जमीन पर बैठ गया। कांपना कांपना कांपना! XH-01 हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि नीला तरल तेजी से टैंकों से बाहर निकलने लगा, जिससे रिजर्व 30% पर आ गया। ओसाना और कैटरीन ने इस प्रक्रिया को उत्सुकता से देखा। उन्हें नहीं पता था कि XH-01 क्या करने में सक्षम है, लेकिन उन्हें पता था कि यह कुछ ऐसा अनोखा है जिसे अन्य फैंटम ने अभी तक नहीं देखा था। यह एक दुर्लभ अवसर था जिसे चूकना नहीं चाहिए था, लेकिन एडम ने इसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं, पूरी तरह से अपने विचारों में डूबा हुआ। XH-01 के चारों ओर नीला अवरोध पुनः प्रकट हो गया, सभी इंजन चालू हो गए और लड़ाकू विमान ने तेजी से उड़ान भरी तथा शीघ्र ही अपनी निरंतर गति तक पहुंच गया। वाह, ये प्रभावशाली है! कैटरीन ने फ्यूम कैथेड्रल के आसपास के क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए कहा, जो कि फॉलन क्रिप्ट का हिस्सा था। जल्द ही कैटरीन ने देखा कि जमीन में कई पंख वाले राक्षस दबे हुए हैं। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि प्लेग रीपर की काली हवा इसके लिए जिम्मेदार थी। लेकिन जब नेसा ने इन राक्षसों को पहले देखा था, तब से कुछ अलग था। उनमें से कुछ गायब हो चुके थे, कुछ के पंजे फटे हुए थे और कुछ को अभी मैला ढोने वाले जानवर खा रहे थे। राक्षसों की दुनिया में कोई भी अपने मृत परिजनों को गढ़ की तरह नहीं दफनाएगा।
एक राक्षस के हाथों मरे राक्षस बस दूसरे राक्षसों के लिए भोजन का स्रोत बन जाते हैं, नैतिकता से रहित एक शुद्ध जैविक श्रृंखला। होश अपनी तीखी नोक से हवा के बहाव को चीरता हुआ XH01 तेजी से गढ़ की ओर बढ़ा। कैटरिन ने गति के कारण नीचे के क्षेत्रों को तेजी से बदलते देखा, जबकि ओसाना ने नीले तरल और यांत्रिक पाइपों वाले टैंकों को उत्सुकता से देखा। एडम को इनमें से किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या यूं कहें कि उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। उसने यह नहीं देखा कि कैसे वह एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गया था जहां वह बस एक ही जगह पर रहना चाहता था, अपने घर लौटने का इंतजार कर रहा था। अनजाने में एडम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को अपने आंतरिक अंतरिक्ष में डुबो लिया, लेकिन वहां भी उसकी आंखें बंद थीं। विशाल अंधकार घना हो गया और विकास वृक्ष से आने वाली चमक कुछ अधिक तेज हो गई। कभी कभी प्रकाश की तीव्र चमक विकास वृक्ष में स्पंदन की तरह दौड़ जाती थी। उसका विकास वृक्ष उस दिन एडम के द्वारा अनुभव किए गए अनुभवों और भावनाओं को आत्मसात कर रहा था। युद्धों, हारों और विनाशकारी जीत के साथ ज्वलंत दर्द की यादें उसकी ताकत के स्तंभों में से एक बन गईं, जिस पर वह मुश्किल परिस्थिति में भरोसा कर सकता था। तभी एडम से एक बहुत ही हल्की आभा निकलने लगी, जो बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं थी। कैटरीन और ओसाना अगर एडम के ठीक सामने खड़ी होती तो भी वे इसे महसूस नहीं कर पाती। यह आभा उसकी इच्छा या आत्मा से संबंधित नहीं थी, क्योंकि यह वास्तव में आभा नहीं थी। यह एक प्रकाश ऊर्जा थी जो उसके शरीर को ढंक रही थी, उसे एक घूंघट की तरह बचा रही थी, जबकि उसकी चेतना नींद में डूबी हुई थी और एवोल्यूशन ट्री यादों से जानकारी को अवशोषित कर रहा था, मूल्यवान अनुभव प्राप्त कर रहा था। अजीब बात है, प्लेग रीपर के शरीर के चारों ओर भी ऊर्जा का ऐसा ही क्षेत्र था। यदि उस योद्धा में कोई सचमुच शक्तिशाली होता, डेमियन जैसा कोई, तो वह प्लेग रीपर से निकलने वाले ऊर्जा के काले कणों को पहचान सकता था, जो धूल के कणों से सैकड़ों गुना छोटे थे। इसका वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा उज्ज्वल, जैसे किसी रेडियोधर्मी वस्तु से। यह कोई आभा नहीं थी जो प्राणी की शक्ति का संकेत थी, ये कुछ अधिक प्राकृतिक और बहुत अधिक गहरी चीज थी। बेशक प्लेग रीपर पहले ही मर चुका था, लेकिन ये घटना बहुत पहले नहीं हुई थी और उसके शरीर में अभी भी अपनी पूर्व शक्ति बरकरार थी। जल्द ही दो क्षेत्र, एडम और प्लेग रीपर, एक दूसरे के संपर्क में आ गए। फिर एडम ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसके सामने उसने न तो ओसाना को कैटरिन के साथ देखा और न ही एवोल्यूशन ट्री को। इसके बजाय वह प्लेग रीपर को देख रहा था। क्या क्या हो रहा है? एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें भ्रम में फैल गईं। अजीब बात यह है कि एडम को अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दी। कदम एम्पायर में और अधिक रोमांच का अन्वेषण करें। प्लेग रीपर आगे बढ़ा और उसके कदमों की आवाज़ उसके चारों ओर गूंज उठी। एडम ने उसे साफ सुना, मानो ये सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ थी जिस पर उसका जीवित रहना निर्भर था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि यहाँ क्या हो रहा है, प्लेग रीपर अपने राजसी रूप में उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी निगाहें शांत थीं, उसका काला कोट बरकरार और खतरनाक था और उसकी पीली त्वचा पर कोई घाव नहीं था। वह एक आदर्श योद्धा था। होश एडम की आंखों में प्लेग रीपर की मूर्ति की छवि उभरी, जो एक सेकंड बाद उसके चेहरे पर जा गिरी और उसका सिर फट गया। कांपना। एडम का शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन न तो कैटरिन और न ही ओसाना ने ध्यान दिया। भले ही वे उसे घूरते रहे, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि यह कोई महत्वपूर्ण बात है। तभी एडम ने पुनः अपनी आंखें खोलीं। प्लेग रीपर उसी स्थान पर खड़ा था और उसकी मुट्ठी पर खून नहीं था, यद्यपि होना चाहिए था। यह अजीब है। क्यों नहीं? ये कैसे हो रहा है और यह किस लिए है? एडम ने घबराकर कहा। प्लेग रीपर हरकत में आया और कुछ सेकंड के बाद एडम फिर से सिहर उठा और उसका शरीर कांपने लगा। ये बार बार जारी रहा और हर बार जब उनकी लड़ाई समाप्त हो जाती थी तो विकास वृक्ष के माध्यम से एक नया आवेग गुजरता था, क्योंकि यह मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने के लिए एक नई स्मृति थी। एडम को समय का पता ही नहीं चला और उसे हल्के दर्द के अलावा कोई और एहसास भी नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि वह इस जाल से कैसे बाहर निकलेगा, न ही उसने कोई कोशिश की। वह प्लेग रीपर के विरुद्ध एक बनाम एक लड़ता रहा और अंततः उसे एक साधारण बात का एहसास हुआ। भाड़ में जाओ, मैं कमज़ोर हूँ, एडम ने लगातार 47वीं लड़ाई हारने के बाद कहा, जिसमें उसे एक भी जीत नहीं मिली थी। लड़ाकू विमान सिटाडेल की ओर बढ़ रहा था तथा अपने गिरे हुए साथियों के साथ 3 फैंटम और एक हाइब्रिड को घर वापस लाने के लिए उत्सुक था। कुछ लोग गढ़ की ओर जाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए दृश्य का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग XH01 को इतना विशेष बनाने वाले असामान्य तंत्रों को देखने में अधिक रुचि रखते थे और कुछ लोग बस अच्छी नींद और आराम ले रहे थे। लेकिन अगर कैटरीन और ओसाना अपने काम कर रही थीं, तो एडम बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था और उसका दिमाग आंतरिक अंतरिक्ष में नहीं था। एडम को नहीं पता था कि वह कहाँ है या क्या हो रहा है, लेकिन उसने लंबे समय तक उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसके सारे विचार नए सत्य को स्वीकार करने में व्यस्त थे। वह कमज़ोर था।
यह कोई पागलपन भरा विचार नहीं था जो एडम के दिमाग में आया जब वह एक बार फिर इस अजीब जगह पर प्लेग रीपर के खिलाफ लड़ाई हार गया। इसके अलावा प्लेग रीपर पहले ही मर चुका था। हालांकि प्रत्येक लड़ाई, भले ही एडम कुछ ही सेकंड में हार गया हो, एक नई स्मृति का निर्माण करती थी, जिससे एवोल्यूशन ट्री को एक ऐसा अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी जहां एक नया आवेग उसके बड़े तने के माध्यम से यात्रा करता था। एडम यह नहीं बता सका कि इस प्लेग रीपर में मूल रीपर की सभी क्षमताएं थीं या इसकी प्रतिलिपि में केवल वही था जो एडम ने लड़ाई के दौरान ज्वाला वलय में देखा था। पहले विकल्प में इसका मतलब था कि प्लेग रीपर नई अनूठी चालें या ऐसी क्षमताएं भी कर सकता था जिनका उसने किसी कारण से फ्यूम कैथेड्रल में उपयोग नहीं किया था। दूसरे विकल्प में इसका मतलब था कि प्लेग रीपर की शक्ति एडम के अपने प्रतिद्वंद्वी के ज्ञान से सीमित थी। हालांकि एडम को कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था, वे केवल अपनी सबसे बुनियादी क्षमताओं का उपयोग कर रहे थे। लड़ाई में और अधिक जटिल चीज़ों तक पहुंचने का समय ही नहीं था, एडम बहुत जल्दी हार रहा था। साधारण शारीरिक हमलों से यह बताना संभव नहीं था कि कौन सा विकल्प सही था। प्लेग रीपर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, किसी भी कोण से और अपने शरीर के किसी भी हिस्से से हमला कर सकता था। खैर, इस समय इस विचार का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एडम के लिए कुछ और ही महत्वपूर्ण था। बिल्कुल नहीं, मैंने जो कुछ भी सहा है, उसके बावजूद भी मैं वास्तव में अभी भी एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ, एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा जबकि उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह घबराया नहीं था, ये सिर्फ एक तथ्य था जिसे उसे स्वीकार करना चाहिए था। फिर प्लेग रीपर के खिलाफ लड़ते हुए और लगातार हारते हुए एडम को एहसास हुआ कि ज़्यादातर लड़ाइयों में उसकी जीत उसके विरोधियों के लिए उचित नहीं थी। उसने अपने पहले राक्षस सिल्वर वीवर को केवल इसलिए मारा क्योंकि फैंटम की मृत्यु उससे पहले हो चुकी थी, जिससे एडम को एक हथियार मिल गया था, और सिल्वर वीवर विभिन्न कारणों से कमज़ोर हो गया था। प्राइम स्टोन गोलियथ, एडम इस राक्षस को केवल इसलिए मार पाया क्योंकि उसने पहली बार रेजोनेंस में प्रवेश किया था। पीतल की कठपुतली, यह एक निष्पक्ष एक बनाम एक था, लेकिन यह अन्यथा नहीं हो सकता था क्योंकि यह उसका प्रारंभिक राक्षस था। एडम को जंजीरों से अपना ताला खोलने के लिए इसे हराना था। फिर उल्लेखनीय विरोधियों में से एक स्टील नाइट था। बेशक उनकी लड़ाई में कोई अतिरिक्त नहीं था, लेकिन एडम को ज़ेरा की क्षमता से बहुत मदद मिली। वास्तव में ये पहली बार था जब उसे किसी अन्य फैंटम की क्षमता से बढ़ावा मिला। ग्रहण के दौरान बेस्टियन रेडॉन की रक्षा करते समय एडम ने अन्य मजबूत फैंटम्स के साथ मिलकर काम किया, और अंत में उसने और अलेक्सिया ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने ये काम एक दूसरे की मदद से किया। फॉल हिल जेल में प्रागो के खिलाफ अंतिम लड़ाई कायला और एडिर के साथ गठबंधन में लड़ी गई 3 बनाम 1। निश्चित रूप से यह एक आसान लड़ाई नहीं थी और शायद ये निष्पक्ष भी थी, लेकिन फिर भी यह एक साफ लड़ाई नहीं थी। सार थंडर डेमन, खैर एडम वह था जिसने इस राक्षस को मार डाला, लेकिन अगर फ्रेड ने उसे अपने तीरों से नहीं ढका होता और कई अन्य फैंटमों की मदद नहीं ली होती, तो एडम निश्चित रूप से मर गया होता। उसका अंतिम महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि प्लेग रीपर था, और यह एडम के लिए अब तक की सबसे अनुचित लड़ाई थी। 6 फैंटम थे, जिनमें से प्रत्येक के पास युद्ध का भरपूर अनुभव था। कई सहायक अपने काम को जानते थे। एक एड ऑन के रूप में बाद में उनमें नेसा भी शामिल हो गई, जो अपने स्तर के लिए भयावह शक्ति रखने वाली एकमात्र हाइब्रिड थी। प्लेग रीपर अकेला था, किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके विपरीत जब मिडनाइट क्रिस्टल प्रकट हुआ तो अन्य राक्षस उसके रास्ते में आ गए। हाँ, अंत में प्लेग रीपर हार गया, लेकिन उसने 3 फैंटम, दर्जनों राक्षसों को मार डाला और बाकी सभी को बुरी तरह से घायल कर दिया। एडम, नेसा, कैटरिन और ओसाना को इस जीत को हासिल करने के लिए अपनी हर क्षमता, हर तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना पड़ा। एडम प्लेग रीपर को रोक सकता था और उसके खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन वह इस अजीब जगह में ऐसा करने में सक्षम क्यों नहीं था? खैर, वह कैटरिन, लेरो और ओसाना से सुदृढ़ीकरण नहीं ले जा रहा था, न ही वह रेजोनेंस में था। इसके अलावा प्लेग रीपर की यह प्रति अपनी शक्तियों के चरम पर थी, घायल या थकी हुई नहीं थी। इन सब के परिणामस्वरूप ताकत में भयानक अंतर आया जो वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र था। हुश! एडम ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, प्लेग रीपर ने उसे जमीन पर गिरा दिया और एक शक्तिशाली प्रहार से उसका सिर उड़ा दिया। हाँ, ये सब कुछ बहुत ही दुखद है। मुझे यकीन है कि इस समय मुझे सबसे मजबूत के 1 फैंटम्स में से एक माना जाता है, लेकिन दूसरों की मदद के बिना मैं आप में से किसी को भी नहीं हरा पाऊंगा। एडम ने अपने सभी विरोधियों को याद करते हुए कहा। वह नहीं जानता था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए, साथ ही उसके लिए इसे स्वीकार करना भी कठिन था, लेकिन यह उसकी प्रेरणा भी थी जो उसकी आंखों में लौ को और तेज कर रही थी। एम्पायर पर रोमांच खोजें। ... एवोल्यूशन ट्री से बार बार स्पंदन गुजरता रहा, जब तक कि बाहर से एक शांत आवाज नहीं आई। एडम, उठो, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। ओसाना ने उसके कंधे को छूते हुए धीरे से कहा। एडम ने आह भरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं। क्रैकल, आपकी जमीन खिसक जाएगी।
लड़ाकू विमान रुक गया और XH-01 के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए विस्तृत क्षेत्र में उतर गया। कई सैन्य दस्ते पहले से ही चिकित्सकों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे और वे उस अनोखे लड़ाकू विमान को देखकर आश्चर्यचकित थे जिसका इस्तेमाल पहली बार युद्ध कार्यों के लिए किया जा रहा था। रैंप गिर गया जिससे फैंटम्स को बाहर निकलने का मौका मिल गया। कदम कदम कदम, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए कैटरीन आगे चल रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि सबकी नज़रें उस पर थीं। वह ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। तुरंत ही काली सैन्य वर्दी पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला उसके पास आए। कैटरीन ने अपना हाथ बगल में रखा और उस महिला की ओर देखा जो अपना परिचय देने के लिए तैयार थी। ये स्पष्ट रूप से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मुझे खुशी है कि तुम जीवित वापस आ गए। मैं इस यूनिट का कप्तान हूँ, मेरा नाम है। वह अपना परिचय देने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह वहीं जम गई और उसकी आंखें फैल गईं। कैटरीन के पीछे एक मोटी काली आभा उभरी देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, मानो मौत आ गई हो। महिला के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन यह अजीब आभा कैटरीन से नहीं आ रही थी। उसने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया। फिर एक पल में सब कुछ गायब हो गया जब कैटरीन के पीछे एडम दिखाई दिया, जो नारीपन से आगे बढ़ रहा था। वह एक छाया की तरह गुजर गया जो किसी भी क्षण बिखरने के लिए तैयार था, जो कि अजीब था क्योंकि थोड़ी देर की नींद के बाद उसे कुछ शक्ति और जोश मिल जाना चाहिए था। क्या उसकी चाल बदल गई है? ओसाना ने असमंजस में भौहें उठाईं। रुको रुको, हमें तुम्हारे घावों का इलाज करना है, डॉक्टरों में से एक ने चिंतित होकर एडम के पास आकर कहा। नहीं, बाद में, अब मुझे एक चाबी बनानी होगी, एडम ने जमीन पर गिरने से पहले कहा। इस समय रात्रि समाप्त हो गई और सूर्य क्षितिज रेखा से ऊपर उठ गया। पहली किरणें एडम पर पड़ीं जिससे उसके एक और लंबी छाया पड़ गई। चांदी का चम्मच छोटे कप में डूबा और नीचे तक पहुंच गया। हाथ की हल्की हरकत से चम्मच घूमने लगा और कॉफी में बहुत ज्यादा चीनी मिल गई। ये सब क्या था? ओसाना ने मजबूत कांच के माध्यम से एडम को देखते हुए कहा, जो उपचार पॉड के अंदर नीले तरल में तैर रहा था। कुछ घंटे पहले कैटरीन एडम के बगल में पॉड में थी, लेकिन उसकी चोटें एडम जितनी गंभीर नहीं थीं, इसलिए उसे थोड़ा पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। बेशक उसे अभी भी अपने हाथ को ठीक करना था और इसके लिए, अगर वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी तो उसे मिरेकल ऑब्जर्वेटरी जाना होगा। इससे कुछ खतरा पैदा हुआ, लेकिन यह असंभव था कि कैटरीन किसी पुनर्जीवित राक्षस को संभालने में सक्षम नहीं होगी। ओसाना का तुरंत इलाज किया गया। उसकी कलाकृति उसे मृतकों की दुनिया से वापस लाने में सक्षम थी, लेकिन उसके घाव अभी भी गंभीर थे, हालांकि घातक नहीं थे। हालांकि दूसरों की स्थिति को देखते हुए उसकी स्थिति अनुकूल थी। मूलतः उन्हें फोर्ट नॉर्टन या उसके पास स्थित चिकित्सा विभाग में जाना था, लेकिन वे आयरन ऑब्जर्वेटरी में पहुंच गए। रेफेसा ने तकनीक और हथियारों से निपटा, लेकिन उसके पास अपने समाधान के साथ कुछ असामान्य उपचार पॉड भी थे। इसके अलावा उसके पास मैग्नस की मदद थी, क्योंकि नेसा उपचार प्रक्रिया का हिस्सा थी। ये देखते हुए कि उनके उपचार का प्रभार किसका था, उनके घावों का जल्द ही कोई निशान नहीं बचेगा। लेकिन ओसाना रेफेसा, मैग्नस या प्लेग रीपर के खिलाफ लड़ाई के बारे में नहीं सोच रही थी। उसके विचार एडम के बारे में थे, विशेष रूप से उस क्षण के बारे में जब वह लड़ाकू विमान से बाहर निकला था। ओसाना की अंतर्ज्ञान क्षमता बहुत अच्छी थी, शायद इसीलिए वह अभी तक जीवित थी। इसलिए उसने महसूस किया कि XH-01 में उड़ान भरने के दौरान एडम में कुछ परिवर्तन आ गया था। वह कुछ ही कदम चला और थकावट से गिर पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन वह महिला डरी हुई थी। हालांकि न तो कैटरीन और न ही एडम उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। ओसाना ने सोचते हुए अपने होंठ काटे। अब वह देखना चाहती थी कि जब एडम अंततः जागेगा तो वह क्या करेगा। इसके अलावा उसे अभी भी उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी थीं, जैसे कि वह उसका अपना निजी जिन हो। साम्राज्य पर विशेष कहानियां खोजें। अरे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना मुंह नहीं सिकोड़ता, वरना तुम्हारी झुर्रियां तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा हो जाती। रेफेसा ने कमरे के बीचों बीच एक चौड़े पैनल के सामने बैठते हुए कहा। ओसाना ने उसकी ओर एक नज़र डाली। झुर्रियां, तुम मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी हो, लेकिन तुम एक छोटी बच्ची, एक गुड़िया जैसी दिखती हो। तुम निश्चित रूप से जानती हो कि इससे कैसे निपटना है न? रेफेसा के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब भी तुम जवान होना चाहो मेरे पास आओ, हालांकि अभी तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओसाना कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अगर मैं इस तरह के मिशनों में कुछ और बार शामिल हो जाऊं तो मैं 30 साल तक भी नहीं टिक पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि एडम हर बार कैसे बचता है, लेकिन अगर मेरी कलाकृति और ठंडे गणित के कारण ऐसा नहीं होता तो मेरा शरीर अभी भी वहां होता। रेफेसा ने एडम की ओर देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हल्के से सिर हिलाते हुए अपनी नज़र ओसाना की ओर घुमा ली। आप भाग्यशाली हैं कि उन्होंने अंत में इसे पूरा कर लिया। वह प्लेग रीपर अधिकांश प्रलेखित प्लेग रीपर से अधिक शक्तिशाली था। आप खुद पर गर्व कर सकते हैं।
ओसाना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उसने केवल सिर्फ की तरह मीठी कॉफी का एक घूंट लिया। खुद पर गर्व है ना? मुझे किस बात पर गर्व है? अपने साथियों को बेचना, उन्हें मरने देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वे मेरी वृद्धि के बावजूद भी जीत सकते हैं। तभी ओसाना ने भारी भौहें सिकोड़ते हुए अपने कप को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसका हैंडल टूट गया। मिशन विभाग ने इस मिशन को पहले ही बेहद सफल करार दे दिया है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने प्लेग रीपर को मार गिराया था। लेकिन मेरे दस्ते में से सिर्फ एक फैंटम ही घर वापस आया। वह कैसे सफल हो सकता है? रेफेसा ने देखा कि ओसाना की निगाहें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं और उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। ठीक है, ठीक है, भले ही वह स्मार्ट, चालाक और ठंडे खून वाली हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन सभी झटकों के लिए तैयार है जो जीवन हमें दे सकता है। इसके लिए दर्द से भरा जीवन अनुभव चाहिए, वरना। रेफेसा ने अपनी नज़र एडम पर घुमाई, जो शांतिपूर्वक पोर्ट में तैर रहा था और उसके घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। राक्षस बनना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि उसका दिमाग इस समय गिरे हुए फैंटम्स के लिए पछतावे में नहीं लगा होगा। ... रेफेसा की मदद से दोपहर तक ओसाना, कैटरीन और एडम आयरन वैधशाला से निकल चुके थे। वे अलग अलग समय पर बिना किसी रास्ते को पार किए चले गए। उनमें से प्रत्येक के पास दिन के लिए अपने काम थे, जैसे कि एडम के पास भी था, जो कुछ ही मिनटों बाद एक ऊंची इमारत में एक साधारण अपार्टमेंट के धातु के दरवाजे के सामने पहुंच गया। क्रैकल। दरवाजा खुला और सिल्वाना सामने आई। वह हमेशा की तरह सख्त औपचारिक पोशाक में थी तथा चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपने प्रेत और एकमात्र साथी का अभिवादन कर रही थी। उसकी हरी आंखें साथ साथ अपनी यात्रा जारी रखने की इच्छा से भरी थीं, जबकि उसके काले बाल थोड़े लहराते हुए थे। उसकी पोशाक के विपरीत उसके बाल सख्त होने के बजाय ढीले थे। अरे, काफी समय हो गया है ना? सिल्वाना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, सिर्फ एक दिन बीता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय बीत गया है। मैं अनंत काल तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना लंबा समय तो ज़रूर है कि मुझे घर और तुम्हारी याद आने लगे। एडम आगे बढ़ने से पहले कमज़ोर मुस्कान के साथ बोला। दरवाज़ा बंद हो गया। सिल्वाना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। एडम उसके करीब आया और उसकी नंगी गर्दन पर झुक गया। आह, कितनी अच्छी सुगंध है, शांत और शांतिपूर्ण। एडम ने आंखें बंद करके धीरे से फुसफुसाया। सिल्वाना ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ सांस रोकी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एडम ने अपनी अजीब हरकतों से उसे चौंका दिया था। आप जानते हैं कि मृत भूमि पर फैली रक्त, मांस और धूल की गंध के अलावा किसी और चीज़ की गंध लेना कितना अच्छा लगता है। यह ताजगी देने वाला है। एडम ने रसोई की ओर बढ़ने से पहले लंबी आवाज में कहा। चलो कुछ खाते हैं, डेडलैंड्स को इससे भी गंभीर समस्या है। सिल्वाना ने चुपचाप सिर हिलाया और उसकी पीठ की ओर देखने लगी। तब सिल्वाना क्या सोच रही थी? खैर, इसका उत्तर था, और वह भी काफ़ी सटीक। मुझे याद रखना होगा कि मैंने आज कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया था। मुझे इसे अधिक बार, बहुत अधिक बार चुनना होगा। ... सिल्वाना ने देखा कि एडम हमेशा की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जैसे कि वह बहुत थका हुआ हो या फिर उसने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया हो। लेकिन जैसे ही उसने सिल्वाना द्वारा विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया गया भोजन चखा, एडम सामान्य हो गया। अरे, मैं आखिरकार जीवित महसूस कर रहा हूँ। लानत है, ये बहुत अच्छा है, एडम ने एक बच्चे की तरह चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। वह तेजी से खाता जा रहा था, मानो अगर वह जल्दी नहीं करेगा तो खाना गायब हो जाएगा। सिल्वाना केवल मुस्कुराई। उसकी भूख उसकी पाक कला कौशल के लिए सबसे बड़ी प्रशंसा थी। तो तुम आखिरकार तैयार हो, है ना? सिल्वाना ने कॉफ़ी का कप हाथ में लेते हुए पूछा। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास पहली कुंजी बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ है। मैं इसे अभी करने के लिए तैयार हूँ। केवल मुझे कलाकृतियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता है। सिल्वाना ने संतोष से आह भरी। अच्छा, चलो स्टोरेज रूम में चलते हैं। आपकी नई ट्रॉफी अभी तक वहाँ नहीं है, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम फोर्ट नॉर्टन की ओर चलेंगे। हम क्यों? एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। सिल्वाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। हा, आप यहाँ या शहर में कहीं और चाबी बनाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, है ना? ऐसा नहीं है कि यह असंभव है, लेकिन इस तरह की चीजें विशेष स्थानों पर करना बेहतर है। ... क्रैकल। विशाल द्वार खुला और एडम एक विशाल कमरे में प्रवेश कर गया, जिसमें दीवारों को मजबूत करने के लिए पत्थर की विशाल स्लैब के अलावा कुछ भी नहीं था। सिल्वाना उसे किनारे से देख रही थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एडम ने पहले से ही यहाँ मौजूद कलाकृतियों पर नज़र डालते हुए और अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को आंतरिक अंतरिक्ष में डुबोते हुए कहा। अब उसके पास सब कुछ था, जीन, कलाकृतियाँ और मध्यरात्रि का क्रिस्टल। अब बस कुंजी बनाना बाकी था। सिल्वाना ने घबराकर एडम को देखा, जो अपने विकास की तैयारी कर रहा था। वह घबरा गई। आखिरकार यह विकास कितना सफल होगा, ये तकनीकी रूप से एडम पर निर्भर करता है।
प्रत्येक स्तर के साथ प्रेत और राक्षसों के बीच ताकत में अंतर काफी बढ़ गया। ऊर्जा और शारीरिक शक्ति की तुच्छ मात्रा के अलावा इसके कई अन्य कारण थे। किस तरह के कारण? खैर, एडम को अभी पता चलने वाला था। हाँ, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब की बात सोचता हूँ तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, है ना? एडम ने आंतरिक अंतरिक्ष के बीच मंडराते हुए मुस्कुराया। सबसे पहले उसकी तिजोरी व्यवहारिक रूप से खाली थी, ट्रांसम्यूटेटर अप्रकट था, आर्टिफैक्ट अलग था, उतना शक्तिशाली नहीं था, और नेक्सस, उसके दस्ताने में केवल एक ही क्षमता थी। उसके पास कोई पावर जीन नहीं था और उसके प्रारंभिक जीन में कोई विशेष शक्ति नहीं थी। और एवोल्यूशन ट्री, जो हर चीज की नींव है, पहले बहुत छोटा था। इसमें दुर्लभ नक्काशीदार रून वाली दो अनूठी शाखाएं नहीं थीं, वे उसके आदेशों को दर्शाती थीं। एक शाखा पर सुई का निशान था और दूसरी पर पंजे का निशान। पहाड़ जैसे विकास वृक्ष के नीचे एक अनोखी जड़ थी जिसे एलिमेंटल रूट कहते हैं। ये दूसरी मुख्य जड़ों से थोड़ी छोटी थी, लेकिन यह अनोखी थी और विकास वृक्ष का एक योग्य हिस्सा थी। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन डेमियन का विकास वृक्ष कैसा दिखता है? एडम ने खुद से पूछा। उसकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। मैं एक K1 फैंटम हूँ, निश्चित रूप से द्वितीय श्रेणी का फैंटम बनने से पहले मुझे अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन अरे, अगर मेरा आंतरिक स्थान ऐसा दिखता है तो उसका विकास वृक्ष कितना बड़ा है? एडम कांप उठा। उसने महसूस किया कि डेमियन की क्षमताओं को वह पूरी तरह नहीं देख पाया था। वह तो समुद्र में एक बूंद के बराबर का एक अंश ही देख पाया था, लेकिन यह महसूस करते हुए कि उनके बीच कितना बड़ा अंतर था, वह सचमुच डर गया। ठीक है, ये वह नहीं है जिसके बारे में मुझे अभी सोचना चाहिए। एडम ने अपने वॉल्ट की ओर देखते हुए अपना हाथ हिलाया जहां उसके सभी जीन संग्रहित थे। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तिजोरी उसकी इच्छा के अनुसार खुल गई। सूची में सबसे पहले स्थान पर जीन थे। आदम को यह आकृति बनाने के लिए 10,000 जीनों की आवश्यकता पड़ी। वोश! तिजोरी के कई पन्ने खुले जो सबसे बड़े खजाने की तरह चमक रहे थे। फिर सैकड़ों बैंगनी चमकें एडम की ओर बढ़ीं, उसके चारों ओर ऐसे घूमी जैसे ब्लैक होल के चारों ओर तारे घूम रहे हों, दबंग और सर्वशक्तिमान। एडम को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ये जगह उसके घर से ज्यादा उसके करीब थी। उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि यहाँ की हर चीज सिर्फ उसकी है। कांपना, कांपना, कांपना। हजारों जीन्स एक विशाल चाबी के खोखले आकार में तब्दील हो गए। पारदर्शी बैंगनी दीवारों के माध्यम से यह देखा जा सकता था कि यह सिर्फ एक खोल था जिसे भरने की जरूरत थी। इसके अलावा चाबी हिल रही थी, उसके हिस्से गड़बड़ी की तरह दिखाई दे रहे थे और गायब हो रहे थे, तथा उसका रूप लगातार बदल रहा था, जिससे पता चल रहा था कि चाबी का प्रकार अभी तक निर्धारित नहीं हुआ था। अच्छा, तो मैंने पहला चरण पूरा कर लिया है, अब आप? एडम ने रिवॉल्व को बुलाते हुए कहा। ऐसा करने के लिए उसे भीतरी जगह से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कलाकृतियां उसके सामने ही थीं। हर एक कलाकृति एक कंटेनर में थी, खुली हुई और अवशोषित होने के लिए तैयार थी। कलाकृतियां तेजी से कांपने लगीं और बहुरंगी चमक में बदलकर बर्फ सी सफेद धारा में लुप्त हो गईं। कुंजी बनाने के लिए, या यूं कहें कि 10,000 जीनों से बनी आकृति को भरने के लिए 10 कलाकृतियों की आवश्यकता थी। होश! बैंगनी रंग की आकृति में 10 चमकें उड़ीं, जो एक स्वर्गीय तरल पदार्थ की तरह फैल गईं। रंग बदलते रहे, एडम के लिए सबसे उपयुक्त रंग चुनना चाहते थे। आखिरकार, हर फैंटम की चाबी अनोखी थी। यह एक ऐसी चीज थी जो फैंटम की शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा सकती थी, न कि सिर्फ ऊर्जा का एक नामहीन बूंद। कुछ देर तक एडम उस बड़ी चाबी को आकार और रंग बदलते देखता रहा, जब तक कि एक चमकदार चमक उसकी आंखों में प्रतिबिंबित नहीं हो गई, जिससे वह एक पल के लिए अंधा हो गया। फिर एडम ने अपनी चाबी जैसी दिखने वाली चीज देखी। ये सिर्फ पहली वाली थी, लेकिन इससे उसका महत्व कम नहीं हुआ। इसके विपरीत, एडम ने विस्मय से उस चाबी को देखा, क्योंकि यह सचमुच उसकी शक्ति का भविष्य थी। कांपना, कांपना, कांपना। एक छोटी सी चट्टान जितनी लंबी, बर्फ जैसी सफेद चाबी समय समय पर हिलती रहती थी। इसका पिछला सिरा, जिसे आमतौर पर चाबी का इस्तेमाल करने के लिए पकड़ा जाता था, संकरा, त्रिकोणीय आकार और नुकीले कोनों वाला था। आगे और पीछे के हिस्सों को जोड़ने वाली लंबी छड़ किसी कठोर योद्धा की इच्छा की तरह लंबी और आयताकार थी। छड़ पीछे की ओर चौड़ी थी और आगे की ओर आते आते पतली होती गई। छड़ के साथ चौकोर दांत थे जो पीछे से दूर जाने पर छोटे होते जाते थे। सामने का हिस्सा ऊपरी और निचले हिस्सों में बंटा हुआ था। ऊपरी आधा हिस्सा बिल्कुल सीधा था, पुराने तालों की चाबियों की तरह, जहां कोई जटिल तंत्र नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ ऊर्जा की रेखाएं चल रही थीं, जैसे कि कोई पैटर्न दिखा रही हों। नीचे का आधा भाग किसी राक्षस के सींग की तरह टेढ़ा मेढ़ा था, जो किसी कारणवश यहां आ गया और इस भव्य कुंजी का हिस्सा बन गया। एडम ने गला साफ किया। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि चाबी के अंदर कितनी अपार शक्ति थी, लेकिन वह 3 में से केवल 2 कदम ही था। अगर इतना ही काफी होता तो एडम ने चाबी बहुत पहले ही बना ली होती, स्टील नाइट को हराने के ठीक बाद, क्योंकि उसने तब जरूरी कलाकृतियां हासिल कर ली थीं।
एम्पायर पर और अधिक सामग्री खोजें। हालांकि ताले के 3 छेदों में से एक को खोलने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, मिडनाइट क्रिस्टल। हुश! अंधेरे में तैरता हुआ मिडनाइट क्रिस्टल हरकत में आया और चाबी की नोक की ओर बढ़ गया। एक तेज गति से मिडनाइट क्रिस्टल चाबी के नुकीले सिरे से टकरा कर टूट गया और उसके अंदर छिपी शक्ति बाहर आ गई। कुंजी की नोक से राजसी धाराओं के समान सघन ऊर्जा निकली, जो आगे की ओर बढ़ती गई तथा अपना मार्ग और अधिक चौड़ा बनाती गई, जैसे कोई धूमकेतु लंबी यात्रा के बाद अंततः पृथ्वी पर गिरने को तैयार हो। इस दृश्य को ध्यान से देखते हुए एडम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये डेमियन जैसे व्यक्ति के पास मौजूद असली शक्ति की ओर पहला कदम मात्र था, लेकिन एडम पहले से ही आश्चर्यचकित था कि ऐसा कुछ उसके आंतरिक स्थान में हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हो या सही समय का, लेकिन आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ने का समय है। एडम ने अपना हाथ हिलाया। उसी क्षण, मानो अपने सेनापति के आदेश पर, कुंजी तीर की तरह हरकत में आ गई। एक ही पल में चाबी एडम के बगल से गुजरी, जिससे उसके बाल उड़ने लगे और वह तेजी से विकास वृक्ष तक पहुंच गई। विकास वृक्ष के केंद्र में आरंभिक जीन था, ये कोर था, इसके चारों ओर एक चक्र था, शक्ति का एक संकेतक जिसके बारे में एडम के लिए अभी सोचना बहुत जल्दी था। नीचे, मुख्य जड़ों तक नहीं पहुंचते हुए लॉक था। यह एक त्रिभुजाकार चिन्ह था जिसके सिरे लंबे थे और पसलियां धनुषाकार थीं, जैसे कि थोड़ा अंदर की ओर खींची गई हों। सिरों पर 3 चाबी के छेद थे। पहली चाबी ऊपरी कुंजी छेद की ओर बढ़ी, जिसमें से प्रकाश के कण पहले से ही बाहर आ रहे थे। उसे अपनी बेड़ियों से शीघ्र ही मुक्ति का आभास हो रहा था। एडम ध्यान से देख रहा था, पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह एक भी पल नहीं खोना चाहता था। क्रैकल! उसके दिल की अगली धड़कन के साथ ही चाबी के छेद में चली गई। बाहर से किसी सलाह या आदेश के बिना एडम ने सहज रूप से अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी उंगलियों को थोड़ा मोड़ लिया जैसे कि दरवाजा खोलने के लिए उसके हाथ में एक साधारण चाबी हो। एडम ने ठंडी भाप छोड़ी और फिर धीरे से अपनी कलाई को घुमाकर उस राजसी इकाई कुंजी को हिलाने के लिए मजबूर किया। दरार! चाबी का छेद टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और ताले का 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया। इसके बाद एडम की नीली आंखें चमकीली चमक के कारण सफ़ेद हो गईं, जिसने उसके पूरे आंतरिक स्थान को अपने में समाहित कर लिया, जो आमतौर पर अंधेरे में मंडराता रहता था। एडम को के 2 फैंटम्स के बारे में क्या पता था? खैर, ज्यादा कुछ नहीं। उसने ट्रॉन को एक बार अपनी क्षमता का उपयोग करते देखा था जब वह अभी भी के 2 फैंटम था। इसके अलावा एडम ने प्रागो नामक एक वास्तविक के 2 फैंटम से लड़ाई की थी, लेकिन उस समय प्रागो नैतिक रूप से सबसे खराब स्थिति में था। शारीरिक रूप से वह के 2 फैंटम था, लेकिन अंदर से वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था क्योंकि वह अपने डर के कारण अंदर से सड़ता जा रहा था। हार ने उसे होश में ला दिया, लेकिन वह सब नहीं दिखा सका जो के 2 फैंटम करने में सक्षम था। खैर, यही कारण था कि वह उस दिन हार गया था। के 2 फैंटम्स को पीले खतरे वाले राक्षसों से लड़ना था और उन दूरदराज के क्षेत्रों की यात्रा करनी थी, जहां SH-01 लड़ाकू विमानों के साथ भी पहुंचने में काफ़ी समय लगता। और ऐसा करने के लिए उन्हें अच्छी लड़ाकू शक्ति की आवश्यकता थी। हर कोई एडम की तरह के 1 फैंटम के रूप में लाइट येलो मॉन्स्टर्स से लड़ने और जीतने में सक्षम नहीं था। कई के 1 फैंटम मौका मिलते ही के 2 फैंटम बन गए। बेशक, मिडनाइट क्रिस्टल पाना आसान नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता था जैसा कि एडम के मामले में हुआ। फैंटम्स मिशन विभाग से संपर्क करते, एक टीम बनाते और मिडनाइट क्रिस्टल को एक उपयुक्त मिडनाइट जोन में ले जाते जहां प्लेग रीपर के स्तर का कोई विरोधी न हो। गढ़ ने फैंटम्स की इस तरह की जल्दबाजी को दृढ़ता से स्वीकार नहीं किया, लेकिन सरकार उन्हें रोकने वाली नहीं थी। अंत में सभी ने अपना अपना रास्ता चुना। ... जब एडम ने अपनी आंखें खोली तो प्रकाश के कण छोटी छोटी लपटों की तरह चारों ओर उड़ गए, एक चमकदार चमक के बाद जिसने सब कुछ ढक लिया। यह क्या है? आदम के सामने 2 दरवाजे थे। वहां कोई विकास वृक्ष, वॉल्ट या आर्टिफैक्ट के साथ उसका नेक्सस नहीं था, केवल विशाल अंधकार शेष था। अपनी पसंद चुनो। एडम की आंखें 2 असामान्य दरवाजों को देखकर बड़ी हो गईं। अजीब बात यह थी कि दरवाजे बंद होने के बावजूद वह देख सकता था कि उनके पीछे क्या छिपा है। रास्ते। बाएं दरवाजे के पीछे एक लंबा, चमकीला रास्ता था, घनी सफ़ेद ऊर्जा का एक रास्ता जो दूर से अचानक अंधेरे में बदल जाता था। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना था कि रास्ता निरंतर, सीधा और गहरा था और उसका कोई निश्चित उद्देश्य और सीमाएं थीं। कम से कम एडम को तो यही महसूस हुआ। बर्फ सफ़ेद रास्ता एकदम सीधी रेखा की तरह था और उसके किनारों से ऊर्जा की पारदर्शी दीवारें उठ रही थीं, सफ़ेद कण लगातार उड़कर अंधेरे में गायब हो रहे थे। फिर एडम ने दाहिने दरवाजे की ओर देखा। दूसरा रास्ता पहले से बिल्कुल अलग था। ये टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार था, जो एक बड़े पेड़ की बेतरतीब शाखाओं की तरह कई पगडंडियों में बंटा हुआ था। और पहले रास्ते के स्थान पर ही दर्जनों पगडंडियां अंधेरे में गायब हो गईं।
जबकि पहला रास्ता सख्त और सीधा था, जो अपनी शक्ति और गहराई को दर्शाता था, दूसरा रास्ता विभिन्न प्रकार की संभावनाओं और लचीलेपन को प्रदर्शित करता था। हालांकि कोई भी रास्ता पहले रास्ते जितना शानदार नहीं था। एडम ने गला साफ किया। वह इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या अपेक्षा की जाएगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट थी, उसे एक विकल्प चुनना था। केवल 2 विकल्प थे। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ भी जटिल नहीं है, लेकिन उस निर्णय का भार वास्तव में बहुत बड़ा था। उसका भविष्य इस पर निर्भर था, इसलिए एडम को ठीक से सोचना पड़ा। ठीक है, निश्चित रूप से मुझे कुछ समय लेना चाहिए और खुद को विचारों में डुबो देना चाहिए, है न? लेकिन क्यों? एडम ने आगे बढ़ने से पहले लापरवाही से कंधे उचका दिए। जैसे ही उसने 2 रास्ते देखे, उसे समझ आ गया कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए। एडम मूर्ख नहीं था, इसलिए उसे मोटे तौर पर पता था कि दोनों रास्तों के बीच कितना अंतर होना चाहिए। शायद यही वजह थी कि उसे अपने चुनाव पर कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि वह किस तरह का फैंटम बनना चाहता था। वह अपने व्यक्तित्व को समझता था और डेडलैंड्स में जीवित रहने के लिए उसे क्या कमी थी। प्लेग रीपर पर जीत, जो लगभग हार थी, ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। शायद अपनी यात्रा में उस कदम के बिना उसने एक अलग रास्ता चुना होता। कदम। एडम ने दरवाजे के सामने रुककर अंतिम कदम बढ़ाया। फिर वह आगे बढ़ा और उसे खोल दिया और बाईं ओर सीधे और कठोर रास्ते पर कदम बढ़ाया। उसके चारों ओर प्रकाश की एक चमक दौड़ गई, जिसने उसके चुनाव को परिभाषित कर दिया, इससे पहले कि दोनों रास्ते एडम के साथ अंधेरे में गायब हो गए। आपने विसर्जन द्वार चुना है। अपने आप को तैयार रखें, आपका विकास आपके वर्तमान रिकॉर्ड और आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के अनुसार हो रहा है। एडम के सिर में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी और उसकी आंखें चमक उठीं। कांपना, कांपना, कांपना। उसी क्षण उसके शरीर से वास्तविक दुनिया में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। सिल्वाना ने सांस फूलने की आवाज़ सुनी, लेकिन यह नहीं सुन सकी कि उसके पीछे यांत्रिक दरवाजे खुले थे, जिससे एक लंबा, चौड़े कंधों वाला व्यक्ति अंदर आ गया था। नल। एक भारी हाथ सिल्वाना के कंधे पर पड़ा, जिससे उसका पूरा शरीर सिहर उठा। सिल्वाना ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी गहरे रंग का सैन्य सूट, काले बाल और छोटी दाढ़ी में था। मिस्टर डगलस, सिल्वाना ने स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर कहा। अरे, अपनी पीठ और हाथों को सीधा करो, तुम्हारे सामने एक उच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी है। डगलस ने चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने जल्दी से उसके आदेशों का पालन किया। डगलस एक साधारण आदमी था, लेकिन उनके दर्जे में बहुत अंतर था। यदि वह एक प्रतिभाशाली योद्धा की सहायक थी, तो डगलस एक मार्शल थे, जिन्होंने अपनी मजबूत मुट्ठी और दृढ़ आभा से हजारों सैन्य पुरुषों की इच्छा और शक्ति को थामे रखा था। हा, शांत हो जाओ, आखिरकार मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं। डगलस अपनी शक्तिशाली, धीमी आवाज में हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिल्वाना वास्तव में उसके आदेशों का तुरंत पालन करेगी। फिर डगलस अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए आगे बढ़ा। जिसका आदेश पूरा करना आपका कर्तव्य है, वह हमारे सामने ही है, इसे कभी मत भूलना। वह आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, डगलस ने शांति से कहा। सिल्वाना ने कुछ बार पलकें झपकाईं और फिर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, मुझे पता है। क्या तुम सचमुच यहाँ मुझे कुछ याद दिलाने आए हो जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा? सिल्वाना ने डगलस के बगल में खड़े होकर और अपनी छाती पर हाथ रखकर आत्मविश्वास से कहा। उसके शब्दों के बावजूद वह जानती थी कि डगलस यहाँ क्यों आया था। वह एडम के विकास को देखना चाहता था। लगता है मैं यहाँ ठीक समय पर पहुँच गया हूँ। उसने पहले ही चाबी बना ली है और पहला चाबी का छेद खोल दिया है, लेकिन उसने कौन सा रास्ता चुना? डगलस ने भौहें सिकुड़ते हुए अपनी भौहें मोटी कर लीं। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रत्येक फैंटम की पसंद थोड़ी अलग हो सकती थी। दरवाज़ों और उनके रास्तों को उनके मालिक, उनके फैंटम के अनुभव और विशेषताओं के आधार पर संभावित विकास के अनुरूप समायोजित किया गया था। लेकिन वैश्विक स्तर पर 2 रास्ते थे जिनमें से एक को K1 से K2 तक जाने वाले प्रत्येक फैंटम ने चुना। कांपना, कांपना, कांपना। एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद लें। एडम से निकलने वाली ऊर्जा शांत थी, उसे एक पर्दे की तरह घेरे हुए थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा, अपना रास्ता चुना, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। ऊर्जा की धाराएं कांप उठीं और शीघ्र ही ऊर्जा की एक आयताकार किरण में परिवर्तित हो गईं, जो ऊपर की ओर कई दर्जन मीटर ऊंची छतों की ओर बढ़ने लगी। क्रैकल। सिल्वाना के पैर उखड़ गए और वह अचानक एक घुटने पर बैठ गई। वह खड़ी नहीं हो सकी। एडम की ऊर्जा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके जैसा साधारण व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ओह, मैं समझ गया, डगलस ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। सिल्वाना ने तेजी से अपना सिर ऊपर उठाया और डगलस को चौड़ी आंखों से घूरने लगी। क्या बकवास है, वह तो हिला तक नहीं। सिल्वाना को यकीन नहीं हो रहा था कि डगलस आत्मविश्वास से अपने पैरों पर खड़ा था। वह सिर्फ एडम को उत्सुकता से देख रहा था। हे, मैं समझ गया।
आप जिस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं उसे देखते हुए यह एक अच्छा विकल्प था। हा 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 हा। डगलस हंस पड़े, एडम की पसंद से स्पष्टतः प्रसन्न थे। उसकी हंसी उसके चारों ओर गूंज उठी, लेकिन एडम को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उन्होंने अपने विकास वृक्ष को बढ़ते देखा, लेकिन पिछली बार के विपरीत कोई नई अनूठी शाखाएं नहीं दिखाई दीं। लेकिन दो शाखाएं नई, अधिक शक्तिशाली और गहरी रुनियों से आच्छादित होने लगीं और संपूर्ण आंतरिक स्थान न केवल विकास वृक्ष को, बल्कि अपने भीतर के हर पहलू को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में काम उठा। जब कोई व्यक्ति फैंटम बन जाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही योग्यता होती है, फर्स्ट ऑर्डर। ज्यादातर फैंटम के लिए यह उनकी शक्ति का आधार था, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली योग्यता। निश्चित रूप से फर्स्ट ऑर्डर शायद ही कभी सबसे मजबूत क्षमता थी, लेकिन फैंटम के पास इस क्षमता का उपयोग करने का सबसे अधिक अनुभव था। ये कुशल और सरल था। लेकिन यदि फैंटम सक्रिय रूप से विकसित होकर और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसे बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। दो अनोखी शाखाएं, उनका बाहरी हिस्सा छाल पर उकेरे गए रून के साथ सीप जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। इन शाखाओं की प्रकृति को देखते हुए इसका मतलब था कि एडम ने अभी अभी अपने आदेश खो दिए थे। वह इसे महसूस कर सकता था, लेकिन शाखाएं नष्ट नहीं हुई थीं, उन्होंने बस अपनी छाल खो दी थी। आंतरिक भाग जहां ऊर्जा प्रवाहित होती थी, अपरिवर्तित रहा। हुश। फिर दोनों शाखाएं पूरे विकास वृक्ष के साथ तेजी से बढ़ने लगीं और पहले की तुलना में अधिक बड़ी और भव्य हो गईं। घनी सफेद ऊर्जा ने शाखाओं के अंदरूनी भाग को ढक लिया, जिससे नई छाल के साथ साथ नए रन भी निर्मित हुए, जो अधिक गहरे, अधिक जटिल और भव्य थे। एडम के पास इस प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं था और न ही उसकी कोई इच्छा थी। उसने पहले ही अपना चुनाव कर लिया था, इसलिए वह केवल देख रहा था, अपनी शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। कांपना कांपना कांपना। विकास वृक्ष लगातार बढ़ता रहा, लगभग 1.5 गुना बड़ा हो गया। हाँ, ये 2 या 5 गुना का अंतर नहीं था, लेकिन विकास वृक्ष कोई खाली चीज नहीं थी जहां आकार ही सब कुछ था। ऊर्जा घनत्व और उसका आयतन कई गुना बढ़ गया था, जो वास्तव में महत्वपूर्ण था, लेकिन महान विकास वृक्ष के आकार जितना ध्यान देने योग्य नहीं था। अज्ञात समय के बाद विकास वृक्ष का बढ़ना बंद हो गया, साथ ही 2 अद्वितीय शाखाएं भी रुक गईं। क्या यह आदम के विकास का अंत था? हाँ, लेकिन कई भागों में से केवल एक ही। आपका पहला ऑर्डर वीवर्स नीडल खो गया था। आपका दूसरा ऑर्डर वीवर्स सिल्वर क्लॉस खो गया था। आपके आदेशों का मूल सार बरकरार रहेगा। आपके आदेशों को आपकी यादों और युद्ध के अनुभव के आधार पर आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्निर्मित किया जाएगा। दोनों शाखाएं चमक उठीं, उनके रूनों को ऊर्जा से भर दिया, जिससे विकास वृक्ष में कई तीव्र स्पंदन हुए। नया पहला आदेश निष्क्रिय सुई प्राप्त। तभी दूसरी जड़ चमक उठी, जो आदम की आश्चर्यचकित आंखों में झलक रही थी। नया दूसरा ऑर्डर फॉलन वीवर्स गेज प्राप्त किया गया। क्या मैंने 2 ऑर्डर खो दिए और बदले में मुझे नए मिले? क्या मुझे तीसरा ऑर्डर या कुछ और नहीं मिलना चाहिए था? एडम ने हैरानी से कहा। तभी तिजोरी से 2 पन्ने निकले जिन पर सफेद रंग के चमकीले रून थे। एडम समझ नहीं पाया कि उस पर क्या लिखा था, लेकिन जल्द ही रून अक्षरों में बदल गए जिन्हें वह पढ़ने में सक्षम हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एवोल्यूशन ट्री ने उसकी क्षमताओं के बारे में सारी जानकारी एक ही बार में उसके दिमाग में स्थानांतरित कर दी। एडम को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी नई क्षमताओं पर केंद्रित था। सुप्त सुई। एक सुई जो सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि एक योद्धा का हथियार बन गई, जिसने बहुत कुछ सीखा, लेकिन यह उसकी लंबी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा था। एक तेज, दृढ़ निश्चयी सुई, जो खून की भूखी है और अपनी गहरी नींद से जागने की चुनौतियों से जूझ रही है। फिर एडम ने अपनी नज़र दूसरे पृष्ठ पर घुमाई। गिरे हुए बुनकर की नज़र। अब पशु क्रोध का कोई कारण नहीं है। एक बुनकर को अपने कांटों भरे रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए शक्ति और गहराई की आवश्यकता होती है। धागे। बुनकर को अपने धागों और अपने नए दृष्टिकोण का उपयोग करने दें, स्पष्ट और उदात्त, सच्चे गुरु की तरह जिसने अपने काम की क्रूरता और दुख को सीखा है। एडम ने अपनी नई क्षमताओं को समझने की कोशिश करते हुए कई बार पलकें झपकाईं। विवरण से उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिली और विशेषताएं वहां बिल्कुल भी नहीं थीं, शायद अस्थायी रूप से, और संभवतः ऐसा होना ही था। लेकिन इससे पहले कि एडम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता, पन्ने उड़कर तिजोरी में वापस आ गए। जैसे ही ऐसा हुआ, एडम के सभी जीनों को धारण करने वाली विशाल सफेद किताब हिंसक रूप से हिलने लगी, जिससे प्रकाश के बड़े कण निकलने लगे। बर्फ के टुकड़ों जैसे प्रकाश कणों ने तिजोरी को पूरी तरह से ढक लिया तथा धीरे धीरे उसे बदल दिया। क्या बकवास है? एडम हैरान होकर बुदबुदाया। क्या उसकी तिजोरी बदलने वाली थी? लेकिन कैसे? एक अज्ञात अवधि के बाद प्रकाश की एक चमकदार चमक ने उसके चारों ओर सब कुछ रोशन कर दिया, और फिर एक बार पलक झपकते ही एडम ने अपनी नई तिजोरी देखी। अजीब बात यह है कि वॉल्ट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था।
यह अभी भी एक सफ़ेद किताब थी जिसके बीच में एक परमाणु चिन्ह था, लेकिन जल्द ही एडम ने नए विवरणों पर ध्यान दिया। किनारों पर धातु की तरह नीले रंग की प्लेटें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कारीगर ने किताब के कवर को कला की तरह बनाया हो। समय समय पर पुस्तक में ऊर्जा की सीधी नीली रेखाएं चलती रहती थीं, जो दिशा बदलती रहती थीं, किंतु समकोण पर चलने के कारण मुड़ती नहीं थीं। फिर तिजोरी खुल गई और एक हल्की नीली रोशनी बाहर निकली। पतली किरणों के बीच पतली किरणें थीं, जो तिजोरी के चारों ओर एक समान आकृति बना रही थीं। यह एक विस्तृत, पारदर्शी घन था, एक विशेष क्षेत्र जिसे वॉल्ट ने आंतरिक स्थान के भीतर बनाया था। एडम उलझन में था, लेकिन जल्द ही उसके पास स्पष्टीकरण का एक पृष्ठ आ गया जिसकी उसे बहुत आवश्यकता थी। जीन क्यूब। यह एक विशेष स्थान है जो आपके द्वारा वॉल्ट में एकत्र किए गए जीन की प्रगति पर निर्भर करता है। जीन क्यूब के भीतर भूतिया रूप में भौतिक वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता है, केवल वे जिनमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, सार, कलाकृतियां और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं। एडम की आंखें चमक उठीं, उसे तुरंत एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है और वह जीन क्यूब का उपयोग कैसे कर सकता है। वह पहले भी एक बार ऐसी स्थिति में आ चुका था जहां उसे अपने गुणों में से एक को अनलॉक करने के लिए कलाकृतियों की आवश्यकता थी। समस्या यह नहीं थी कि उसके पास कलाकृतियां नहीं थीं। नहीं, कुछ समय पहले, कुछ मिशनों के बाद, एडम को पर्याप्त मात्रा में जीरो और फर्स्ट रेरिटी कलाकृतियां मिल गई थीं। हालांकि वे गढ़ में, उनके भंडार में थे, कलाकृतियों को इधर उधर ले जाना अव्यावहारिक था और शायद ही संभव था। प्लेग रीपर के खिलाफ लड़ाई के बाद भी एडम को इस समस्या का सामना करना पड़ा। बेशक इस स्थिति में उसे तुरंत विकास करना और चाबी बनाना शुरू करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर वह चाहता भी तो ऐसा नहीं कर सकता था। जीन और मिडनाइट क्रिस्टल उसके आंतरिक स्थान में थे, जबकि कलाकृतियां गढ़ में सुरक्षात्मक कंटेनरों में थीं। लेकिन एडम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाहिर है अब मुझे वह समस्या नहीं होगी। फिर एडम ने वॉल्ट पर एक लंबी नज़र डाली, एक हल्का सा भौं सिकुड़ते हुए। उसे लगा कि वॉल्ट के अंदर कुछ छिपा हुआ है, कोई और काम, लेकिन नए पन्ने उसे समझाने के लिए नहीं आ रहे थे और उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ ढूंढना है। ठीक है, मैं शायद जल्द ही सब कुछ समझ लूंगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, ऐसा लगता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एडम ने अपने विकास वृक्ष की ओर मुड़ते हुए गहरी सांस ली। विकास वृक्ष का विकास रुक गया, साथ ही दो अद्वितीय शाखाएं भी रुक गईं। वॉल्ट का भी विकास हुआ, लेकिन प्रारंभिक जीन और पावर जीन विकास वृक्ष से ऊर्जा को अवशोषित करते हुए सक्रिय रूप से हिल रहे थे। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया, उसे अजीब महसूस हुआ। वह अपने विकास में बहुत देरी कर रहा था। अधिकांश फैंटम के 1 से 2 स्तर तक तेजी से चले गए, हालांकि एडम ने एक ही स्तर पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड नहीं बनाया। उनका लक्ष्य यथासंभव तेजी से विकास करना नहीं था, इसलिए उन्होंने बस अपना समय लिया। हालांकि एडम को उम्मीद थी कि उसे बस एक नई क्षमता मिलेगी और शायद कुछ अन्य बदलाव भी होंगे, लेकिन व्यावहारिक रूप से सब कुछ अलग निकला। परिवर्तन जारी रहे और वे रुकने वाले नहीं थे, और एडम इसे छिपाने वाला नहीं था। वह खुश था कि उसकी शक्ति उसकी आंखों के सामने लगातार बढ़ रही थी। पावर जीन, यह विशेष जीन एडम को स्टील नाइट को मारने के बाद मिला, जो उसका पहला क्राउन टाइप राक्षस था। इसमें ब्रास पपेट को शामिल नहीं किया गया है, जो उसका प्रारंभिक राक्षस था। बेशक एडम की मौजूदा ताकत के स्तर को देखते हुए वह स्टील नाइट को एक ही वार में हरा देगा, लेकिन जो बात महत्वपूर्ण थी वह थी उसकी यादें। उस समय यह एक घातक प्रतिद्वंद्वी था जिसके खिलाफ एडम ने मुश्किल से ही कोई लड़ाई जीती थी। पावर जीन स्टील नाइट। स्टील नाइट, आपने एक अत्यंत सक्षम राक्षस स्टील नाइट की शक्ति का एक हिस्सा प्राप्त कर लिया है, जिसकी शक्ति के स्तंभों में से एक अनुभव था। अब आप बहुत तेजी से और अधिक कुशलता से सीखेंगे, खासकर यदि आप किसी हथियार के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा आप थोड़े मजबूत और तेज हो गए हैं, और आपकी रक्षा भी थोड़ी बढ़ गई है। एडम के दिमाग में उसके पावर जीन के बारे में जानकारी कौन थी? उसका पावर जीन एक क्रिस्टल गोले के अंदर दो पार की गई तलवारों वाली ढाल की तरह लग रहा था। तभी पावर जीन अपनी ऊर्जा के चरम पर चमक उठा और ढाल टूटकर क्षण भर में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। घनी सफ़ेद ऊर्जा से ढकी दो तलवारें एक दूसरे के पास आईं और एक में विलीन होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उच्च तापमान के कारण पिघल रही हों। जल्द ही दोनों तलवारें एक में बदल गईं, जिसमें एक लंबा ब्लेड था जिसके हिस्से एक दूसरे से बहुत अलग थे। ब्लेड का दाहिना हिस्सा सीधा और सपाट था, जबकि बाईं ओर पूरे ब्लेड के साथ चौकोर दांत थे। हुश! पुनः एडम की आंखों के सामने तिजोरी का एक पृष्ठ प्रकट हुआ, जिसमें अब उसके आंतरिक स्थान के बारे में लगभग सारी जानकारी समाहित थी। पावर जीन अपवित्र तलवार। अपवित्र तलवार, एक प्रतीक जो अपने मूल उद्गम को याद रखता है, अपने इतिहास को नहीं छोड़ता, बल्कि अपने वर्तमान मालिक के परिवर्तनों को स्वीकार करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तलवार जंग लगी है, पवित्र है या टूटी हुई है, प्रत्येक तलवार का अपना इतिहास है जो उस रास्ते से जुड़ा हुआ है जिससे वह गुजरी है। फिर से कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई खासियत नहीं, बस कुछ नहीं।
मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि मेरा नया पावर जीन क्या करता है? इसके अलावा ये तलवार इतनी अजीब क्यों लग रही है? एडम ने अपनी नज़र ऊपर की ओर उठाई। अपवित्र तलवार एक साथ शांत और धमकी देने वाली आभा उत्सर्जित कर रही थी, लेकिन एडम के लिए यह बुरा या अच्छा नहीं था। अब ये तलवार, यह पावर जीन उसकी शक्ति का हिस्सा था और वह बस इसे हल्के में ले सकता था। क्रैकल, अपवित्र तलवार इवोल्यूशन ट्री से टकराने से पहले कांप उठी, जिससे उसकी शानदार छाल चटक गई। अपवित्र तलवार इवोल्यूशन ट्री से इस तरह टकराए मानो उसका वजन किसी पहाड़ जितना हो, इसलिए इवोल्यूशन ट्री की छाल भी बिना नुकसान के उसके गिरने का सामना नहीं कर सकी। तभी रक्त जैसी एक मोटी गहरी लाल ऊर्जा अपवित्र तलवार के नीचे से निकली, जिसने धीरे धीरे उसे एक लाल गोले से ढक दिया। बिना किसी और परिवर्तन के नया एडम्स पावर जीन तैयार हो गया। लेकिन यह एकमात्र जीन नहीं था जो परिवर्तन का इंतजार कर रहा था। एडम ने अपने आरंभिक जीन पर नजर डाली जो विकास वृक्ष के बिल्कुल केंद्र में था। ये वह केंद्र था जिस पर सचमुच सब कुछ निर्भर था। अगर फैंटम के पास आरंभिक जीन नहीं था तो वह फैंटम नहीं था। फैंटम के लिए प्रारंभिक जीन भोजन, पानी या यहाँ तक कि हवा से भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रारंभिक जीन के बिना फैंटम 7 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। कैटरिन ने समय की इन बाधाओं का भरपूर सामना किया। अगर प्लेग रीपर का जीन न होता तो वह मर जाती। अरे, क्या तुम भी बदलने जा रहे हो? एडम ने धागे की गेंद को घूरते हुए कांपती हुई आवाज में कहा। यही उसका प्रारंभिक जीन था। जब उसने सिल्वर वीवर को मार डाला था तो उसे अपना पहला जीन मिला था। उसे हमेशा याद रहेगा कि उसका प्रारंभिक जीन कैसा दिखता था। बेशक ये खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। प्रारंभिक जीन का उद्देश्य किसी को डराना नहीं था, केवल फैंटम ने ही अपने प्रारंभिक जीन को देखा था। प्रारंभिक जीन का उद्देश्य इसका सार प्रदर्शित करना था और धागे की गेंद एडम की क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व थी। कांपना, कांपना, कांपना। धागों का गोला कांप रहा था। तेज रोशनी कसकर बुने हुए धागों के बीच छोटी छोटी दरारों से भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। फिर गेंद खुल गई और सारे धागे बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या अनंत है, और अगर उन्हें एक लंबे धागे में बांध दिया जाए तो उसकी लंबाई से पूरे विश्व को भेदना संभव हो सकता है। एडम ने न तो कुछ कहा और न ही कुछ सोचा। उसने सांस भी नहीं ली। वह अपने विकास वृक्ष के केंद्र से निकल रहे लहराते धागों और राजसी ऊर्जा धाराओं को विस्मय से देखता रहा। होश, मानो बवंडर की इच्छा से सभी धागे और ऊर्जा अचानक वापस लौट आए, लेकिन पूरी तरह से अलग रूप में, फिर भी अपनी प्रकृति खोए बिना। ओह, मैं समझ गया। एडम ने गला साफ किया। उसकी निगाहें गहरी होती गईं। उसकी नीली आंखों में एक लंबी सुई की झलक थी जो बराबर घूम रही थी, जिसकी नोक नीचे की ओर थी। नोक से कई धागे ऊपर की ओर उड़ रहे थे, जैसे किसी धूमकेतु का निशान जो अपनी पूरी ताकत के साथ धरती पर गिरने के लिए तैयार हो। एडम ने अपनी तिजोरी की ओर रुख किया और उम्मीद की कि उसके पास एक और पेज आएगा, लेकिन तिजोरी में प्रारंभिक जीन के बारे में जानकारी संग्रहित नहीं थी, उस बारे में नहीं। होश, इससे पहले कि एडम कुछ समझ पाता, उसके इनिशियल जीन से एक भूतिया सुई निकली। एक ही दिल की धड़कन में वह उसके सिर में घुस गई और सीधे उसके दिमाग में घुस गई। चांदी के धागे, वे दो साधारण शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं था, एडम के मन में गूंजने लगे। धागे, कुछ लोग इनका इस्तेमाल अपने कपड़े सिलने के लिए करते हैं, कुछ लोग इनका इस्तेमाल नया सूट बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग इनका इस्तेमाल गलती बदलने के लिए करते हैं, और कुछ के पास इतनी महान शक्ति होती है कि वे वास्तविकता के कपड़े को ही सी सकते हैं। आपके बारे में क्या, कौन जानता है? यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने धागों का इस्तेमाल कैसे करें। आप इतने अनुभवी हैं कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने रास्ते पर अच्छे से कर सकते हैं। अब आप अपने खुद के धागे बना सकते हैं और एक असली बुनकर की तरह अपनी इच्छानुसार उनमें हेरफेर कर सकते हैं। कपड़ा, परिधान या वास्तविकता? नहीं, अपने धागों से अपनी किस्मत बदलो। एडम की आंखें अचानक खुल गईं जब उसने खुद को असली दुनिया में पाया। वह हैरानी से पलकें झपकाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह जारी रहा और ऐसा लग रहा था कि यह रुकने वाली नहीं है। क्या ये पहले ही हो चुका है? सिल्वाना ने अपनी आवाज़ में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। डगलस ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अभी भी कुछ बहुत दिलचस्प बाकी है। हा, डगलस ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था कि क्या होने वाला है। एडम सिल्वाना की ओर मुड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें चमक उठीं और वह बेहोश हो गया। क्रैकल, एडम जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की आयताकार किरण धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हालांकि ऊर्जा कमजोर नहीं हुई, बल्कि संघनित हो गई और आदम को एक अभेद्य गुंबद की तरह पूरी तरह से ढकने लगी, जिसके माध्यम से कोई भी यह नहीं देख पाएगा कि अंदर क्या चल रहा था। इससे पहले कि गुंबद पूरी तरह से बंद हो जाए और एडम की नज़रों से ओझल हो जाए, डगलस और सिल्वाना को कुछ नोटिस करने का समय मिल गया। एडम के दस्ताने, उसका नेक्सस, वे सब गायब हो गए थे। लेकिन कहाँ?
एडम ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वह पावर जीन और इनिशियल जीन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन एवोल्यूशन ट्री के बगल में मंडरा रही उसकी नेक्सस की भूतिया प्रतिलिपि गायब हो गई थी। कांपना, कांपना, कांपना। अंतरिक्ष उस समय कांप उठा जब वॉल्ट के आसपास के क्षेत्र को कवर करने वाले जीन क्यूब के अंदर एक जोड़ी दस्ताने दिखाई दिए। फिर दस्ताने आंतरिक अंतरिक्ष में उड़ गए, वे कांपने लगे, उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, यह एक भौतिक संस्करण था। लेकिन यह कोई गलती नहीं थी क्योंकि जल्द ही विकास वृक्ष से विशाल ऊर्जा धाराएं निकलीं, जिन्होंने दस्तानों को एक ठोस ऊर्जा परत में ढक दिया तथा उनके लिए एक कोकून तैयार कर दिया, जिसमें से कुछ पूरी तरह से नया जन्म लेने वाला था।